हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। आज हम लोग जो वीडियो देने वाले हैं ये आपको कई पार्ट में वीडियो मिलने वाली है। जो आंख वाली दृष्टि आती है ना, जिसमें आपको करंट अफेयर से जो है संबंधित जो चीज़ें हैं एक साथ पूरे के पूरे वर्ष का मिल जाता है, तो उसी का वीडियो फॉर्म आपको हम देने वाले हैं। और इसकी जो पीडीएफ है वो ऑलरेडी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दिए हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है वो ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो पूरी की पूरी वीडियो अगर आप स्टार्ट से लेकर के एंड तक देखेंगे तब आपको सारा जो भी दृष्टि में दिया गया है वो सब एक साथ कंप्लीट हो जाएगा। और हालांकि आज ये पहला पार्ट होगा, चूँकि वो मोटी सी है, यानी कि आप देखेंगे तो उस पीडीएफ में ना 230 पेज हैं और एक ही पेज में लाइन खींच के दोनों साइड लिखी गई हैं घटनाएं। तो जाहिर सी बात है काफ़ी समय लगेगा। तो आज ये पहला वीडियो है, आप लोग वीडियो पूरा देखिए स्टार्ट से एंड तक, बताइए अगर आपके कोई सजेशन वगैरह हो तो वो भी दीजिए। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स इस मतलब करंट अफेयर में दिए हुए हैं। ये आपको यूपीपीसीएस, यूपीएससी, इवन जो हमारा जो आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है, सबसे ज़्यादा मैंने इसको टारगेट करके आरओ के लिए ही बनाया हुआ है, क्योंकि आरओ का एग्ज़ाम एकदम जस्ट होने ही वाला है इसी महीने के एंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कुछ खास पॉइंट्स हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो भी आपके काम की हैं तो उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला जो हमारा सेगमेंट है उसे हम स्टार्ट करेंगे और वो क्या है, वो है हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक है, तो जो हमारा राष्ट्रीय परिदृश्य है उसमें हमें क्या देखने को मिलने वाला है, तो देश की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाएं हैं और साथ में विभिन्न मंत्रालयों की जो घटनाएं हैं इन पे आपको नज़र डालने को मिलने वाला है। तो देखिए सबसे पहली जो घटना है वो से देखिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना इस बार लग रही है। बाकी देखिए एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है क्या पूछेगा। चलिए, जो हमारा पहली खबर है वो है मिजोरम, गोवा और लद्दाख में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता। ठीक है, तो देखिए भारत सरकार का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी ना 2020 में, कस्तूरी रंगन जो समिति की सिफारिश पर एक नीति बनी थी ना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिससे हमारे यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसके द्वारा 2030 तक 100% यानी 100% वयस्क साक्षरता प्राप्त करने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था। और इसी संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए 2022 में एक और कार्यक्रम लाया गया जिसका नाम है उल्लास, यानी अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, तो उल्लास का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्या है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, और नव भारत साक्षरता क्रम, जिसे न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP कहा जाता है, इसकी शुरुआत की गई थी। तो NILP की फुल फॉर्म याद रखना है आपको, उल्लास का भी। तो इन्होंने क्या हुआ, मतलब कि इसकी जो है शुरुआत की गई और 15 वर्ष से अधिक आयु के करोड़ों नागरिकों को बुनियादी पढ़ना लिखना और अंक गणितीय ज्ञान जो है देने के लिए ये समर्पित स्कीम्स हैं। चलिए आगे देखिए कुछ याद करने योग्य जो तथ्य हैं वो। तो उल्लास के बारे में बताया गया है कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। क्वेश्चन ना हमसे सबसे पहले यही बन सकता है कि कौन सा वो पहला राज्य है जो अपने आप को पूर्ण साक्षर जो है वो घोषित कर दिया है। तो सबसे पहला राज्य तो अपना मिजोरम ही है। अन्य जो है, और इस तरह से भी बन सकता है कि मतलब कि सबका नाम दे देंगे और कह देंगे कि बताओ इनमें से वो कौन सा है जो अभी तक पूर्ण साक्षर नहीं बना है, या फिर जो है एक स्टेटमेंट में जो है लिख कर दे देंगे कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख और उत्तर प्रदेश जो है इसने मतलब कि पूर्ण साक्षर अपने आप को घोषित किया है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उत्तर प्रदेश के द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। ठीक है, तो कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वजह से आप इस लाइन को मतलब ध्यान से देख लीजिए कि जो उल्लास कार्यक्रम आया था उसके तहत, यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और लद्दाख ने ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल कर अपने अपने क्षेत्र को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया है। सरकार ने साक्षरता की जो परिभाषा है उसको केवल पढ़ना लिखना तक सीमित ना रख करके जीवन कौशल और संख्या ज्ञान तक विस्तृत किया है। आपको पता होगा जो हमारी जनगणना होती है उसमें जो मतलब कि साक्षरता निकाला जाता है कि भारत देश में कितनी % की साक्षरता है, तो उसके लिए कौन सा क्राइटेरिया रखा गया है कि आप भारत देश के नागरिक हैं और आपने 7 वर्ष से ज़्यादा अपने जीवन के पूर्ण कर लिए, अर्थात आप 7 साल से अधिक के हैं और आपको किसी एक भाषा में पढ़ना लिखना आता है तो आप साक्षर हैं। ठीक है, लेकिन अभी इस जो मतलब कि पूर्ण साक्षर कार्यक्रम की बात की जा रही है, इसमें आप देखें कि इसकी परिभाषा को थोड़ा मतलब कि बढ़ाया गया है। क्या किया गया है, इसमें जीवन कौशल और संख्या ज्ञान
का भी विस्तार किया गया, यानी उसको भी जोड़ दिया गया है और इसी वजह से इसे मतलब कि कार्यात्मक साक्षरता की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए, या जो कार्य मतलब कि पूर्ण साक्षर जिला है या पूर्ण साक्षर राज्य है, ये घोषणा करने के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। वो क्राइटेरिया क्या है कि यदि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने साक्षरता की जो दर है वो 90% से ऊपर है, अर्थात कोई ऐसा राज्य, कोई ऐसा जिला, कोई मतलब कि कोई ऐसा देश का कोना जिसने अपने यहाँ जो साक्षरता है वो 95% से अधिक प्राप्त कर ली है, तो उसे पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के 5 घटक हैं, कौन कौन से? आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, दूसरा है मौलिक जीवन कौशल, तीसरा है बुनियादी शिक्षा, चौथा है व्यावसायिक कौशल और पांचवा है निरंतर शिक्षा। ठीक है। उल्लास की बात कर रहे हैं कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम जो है वो आधुनिक भारत का पहला राज्य है। इसने जो घोषणा की है वो 20 मई 2025 को किस चीज़ की घोषणा की है? तो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने की घोषणा की है। तो ये पहला राज्य है, ध्यान से देखिए। आगे देखिए, 30 मई 2025 को उल्लास मतलब कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत गोवा ऐसा करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। ठीक है। लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसने इन दोनों से भी पहले यह मुकाम हासिल कर लिया था। और कब किया था? तो इसने 24 जून 2024 को भारत का पहला पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई यानी यूनियन टेरिटरी बनने का गौरव प्राप्त किया। अर्थात अगर आपसे पूछें कि जो है सबसे पहले कौन सी यूटी ने अपने आप को पूर्ण साक्षर का मतलब कि घोषित किया है, तो वो अपना लद्दाख हो जाएगा। राज्य पूछा जाए तो हो जाएगा अपना मिजोरम। ओवरऑल पूछा जाए कि चलो क्रम से लगाओ, तो सबसे पहले तो अपना लद्दाख आएगा, उसके बाद मिजोरम, देन गोवा। ठीक है। चलिए आगे देखिए, केरल को ऐतिहासिक रूप से पहला 100% साक्षर राज्य कहा जाता है और 1990 के दशक के संपूर्ण साक्षरता अभियान के बाद ये जो है बना था। लेकिन उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के आधिकारिक मानदंडों के तहत मिजोरम आधुनिक भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता दर्जा हासिल किया है या दर्जा हासिल किया है। आगे देखिए, जून 2025 में त्रिपुरा जो है ये तीसरा ऐसा राज्य बन गया है जो कि पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बन गया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा आपको याद रखना है। पहला है मिजोरम, दूसरा है गोवा, तीसरा है त्रिपुरा। ओवरऑल अगर बात की जाए तो सबसे पहले लद्दाख, देन जो है मिजोरम, देन गोवा, देन त्रिपुरा। ठीक है। अब देखिए, एक जो घटना थी वो हमने देख ली। दूसरा जो खबर है, दूसरी जो घटना है वो क्या है? वो है संविधान हत्या दिवस। तो मोदी जी के द्वारा इस हत्या दिवस को मनाए जाने की पहल की गई है। क्यों की गई है? तो आपको पता होगा कि जो मतलब कि नेशनल इमरजेंसी लगी थी हमारे यहाँ, उसी की स्मृति में इसको मनाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो संविधान हत्या दिवस में क्या आपको जानना है कि भारत के संविधान के भाग 18 में, कहाँ पे? तो संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित जो प्रावधान है उनका उल्लेख किया गया है। ये प्रावधान आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? यानी कि आपको केवल करंट अफेयर की ही बात नहीं जाननी है, स्टैटिक जीके से भी इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि आपातकाल से ही संबंधित है ये संविधान हत्या दिवस। तो हमारे भारत देश के संविधान के अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक में आप देखिए जो मतलब आपातकाल है उनका वर्णन किया गया है। ठीक है। भारत या उसके किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा होने की स्थिति में जो राष्ट्रपति हैं वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 3 बार टोटल देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। सर्वप्रथम कब किया गया था? तो जब भारत और चाइना का युद्ध हुआ था 26 अक्टूबर 1962 से 10 जनवरी 1968 तक, मतलब कि क्या रहा? आपातकाल रहा। और दूसरी बार कब लगा था? तो जब भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। और कब हुआ था? 3 दिसंबर 1971, अर्थात 3 दिसंबर 1971 को आपातकाल जो है वो लगाया गया था। आगे देखिए कि इस उद्घोषणा के लागू रहने के दौरान ही देश में आपातकाल की एक नई उद्घोषणा कर दी गई। कब? 25 जून 1975 को। ठीक है। देश में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर यह आपातकाल लागू किया गया था। उपर्युक्त दोनों आपातकाल जो है मार्च 1977 में जाकर के समाप्त किए गए थे। अब ध्यान से देख लीजिए कि जो मतलब ये आंतरिक गड़बड़ी वाला मामला है ना, अब अपने यहाँ आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन के तहत आंतरिक जो गड़बड़ी है इसको यहाँ से हटा करके सशस्त्र विद्रोह शब्द को रख दिया गया है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा, मैं तो लिखने ही जा रही थी, कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसमें ये आंतरिक गड़बड़ी शब्द को रिप्लेस किया गया है। चलिए आगे देखिए कुछ याद करने वाले तथ्य। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र के रक्षकों को श्रद्धांजलि दी है।
ध्यातव्य है, ध्यान से इसको देख लीजिए, 25 जून 2025, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यही मतलब पूछ लेना कि किस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो ये 25 जून, और अभी स्टार्ट भी किया गया है। आगे देखिए कि ध्यातव्य है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा और जो है 11 जुलाई 2024 को एक अधिसूचना के द्वारा इस दिवस को मनाए जाने का निर्णय लिया गया था और 12 जुलाई 2024 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था। तो कब मनाया जाएगा? 25 जून को। ये मतलब ध्यान से देख लीजिए। कह रहे हैं जारी अधिसूचना के अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा के पश्चात तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा सत्ता के घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर बहुत ज़्यादा जातियाँ और अत्याचार किए गए। इस दिवस के माध्यम से लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग को समर्थित नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी जो प्रेस वार्ता हुई थी उसके अनुसार 25 जून 1975 को आपातकाल को लागू करके तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा भारत के लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंटा गया और लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया। ठीक है, तो संविधान हत्या दिवस, ये हमारी दूसरी खबर थी। तीसरा देखिए हैदराबाद मुक्ति दिवस। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस को भी देख लीजिए कि भारत सरकार ने 17 सितंबर को प्रतिवर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस यानी कि हैदराबाद लिबरेशन डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो कब मनाया जाएगा? ध्यान से देखिए, 17 सितंबर को मनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत है वो स्वतंत्रता प्राप्त किया था और उसके 13 महीने बाद तक हैदराबाद को आज़ादी नहीं मिली थी और यह निजाम के शासन के अधीन ही था। यह क्षेत्र 17 सितंबर 1948 को किसके माध्यम से? तो ऑपरेशन पोलो के माध्यम से पुलिस कार्रवाई के बाद निजाम के शासन से मुक्त हुआ था। तो सब कुछ ध्यान से देखना है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो कब आज़ाद हुआ? तो 17 सितंबर 1948। इसी वजह से तो 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। तीसरी खबर हो गई। चौथी देखिए कि देश का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल। तो जो मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल है ये एक ऐसा ढांचा या सुविधा होती है जहां विभिन्न माध्यमों जैसे सड़क, रेल, जलमार्ग और हवाई मार्ग के बीच माल या सामान को सुविधापूर्वक और कुशलता से स्थानांतरित किया जाता है। इसमें क्या ध्यान देने वाली बातें हैं? 17 जून 2025 को केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इन्होंने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड मानेसर संयंत्र में देश के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया। मानेसर में स्थित यह संयंत्र 10 किलोमीटर के समर्पित रेल लिंक के माध्यम से पटली रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है। यह टर्मिनल अपने पूर्ण संचालन पर सालाना लगभग 4.5 लाख वाहनों को सीधे मालगाड़ियों में लादकर भेजने की क्षमता रखता है। मानेसर से रेल के द्वारा वाहन देश भर में भेजने हेतु मारुति सुजुकी ने 17 रेलवे वितरण केंद्र चिन्हित किए हैं जिनके माध्यम से ये वाहन 380 से अधिक शहरों तक पहुंचेंगे। यह टर्मिनल पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान 2021 के तहत विकसित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का उत्कृष्ट एग्जाम्पल भी है। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रेल मंत्रालय, HRIDC, राज्य सरकार एवं मारुति सुजुकी के संयुक्त सहयोग से HORCL नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित की गई है। अगला देखिए, एयर इंडिया ड्रीम लाइनर विमान दुर्घटना AI-171। तो ये तो बहुत की चर्चा का विषय रहा था। तो कब ये दुर्घटना घटी है? तो 12 जून 2025 को एयर इंडिया की उड़ान AI-171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद मेघानी नगर स्थित रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, कई सारे लोगों की इसमें जान गई है। आगे देखिए कि लंदन गैटविक जा रही इस अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के दुर्घटनाग्रस्त होते ही तेज धमाके के साथ आग का गोला उठा और आसपास की जो इमारतें हैं वो भी क्षतिग्रस्त हो गई। इसको तो सबने देखा होगा। इसमें हमें क्या याद रखना है? पहला जो तथ्य क्या है कि एयर इंडिया फ्लाइट A1-171 B7878 ने सबसे पहले तो इस फ्लाइट का नाम ही याद रखना है क्योंकि हमने देखा था एक क्वेश्चन इस कि यूपी पेशर्स ने पूछा हुआ था इस तरह का। आगे देखिए, इसने अहमदाबाद से लंदन के लिए ये जो है टाइम पर देख लीजिए उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों बाद हवाई अड्डे के पास एक बिल्डिंग पर क्रैश हो गई। बोइंग 787-8 विमान में कुल कितने लोग थे? तो 242 लोग, जिसमें 230 यात्री व 12 कर्मी दल सवार थे और शायद किसी की भी की जान नहीं बची। केवल एक ही व्यक्ति थे जिनके द्वारा कुछ प्रयास करके अपनी जान बचा ली गई थी। खैर चलिए आगे देखिए,
विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मृत्यु, केवल एक यात्री, उनका नाम देख लीजिए यहाँ पे दिया गया है, विश्वास कुमार रमेश, चमत्कारिक रूप से जीवित बचे। जीवित बचे यात्री भारतीय मूल के लेकिन ब्रिटिश नागरिक थे। विमान हादसे के स्थान पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण कुल मरने वालों की जो संख्या है वो 280 से भी अधिक हो गई, यानी कि बहुत घनघोर तबाही हुई है। इस दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हुई है। तो विजय रूपाणी जी के बारे में भी थोड़ा हमें जानना चाहिए। आगे देखिए, एयर इंडिया ड्रीमलाइनर के विनाश के अवशेष अहमदाबाद बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत में जा गिरे। दोपहर के भोजन के दौरान छात्र और डॉक्टर परिसर में मौजूद थे और एयर इंडिया के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। भारत के नागर विमानन महानिदेशालय, जिसे हम लोग DGCA कहते हैं, एवं विमान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो AAIB ने हादसे की विस्तृत जांच जो है वो शुरू कर दी है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक नवीनतम चौड़ी बॉडी वाला 2 इंजन वाला दीर्घ मार्ग विमान है, जिसे पहली बार 2011 में वाणिज्यिक सेवा में सम्मिलित किया गया था। तो कब इसको लाया गया था, मैं भी पूछ लें, 2011 में। सुरक्षा रिकॉर्ड की यदि बात की जाए तो अपनी शुरुआती से अब तक 787 जो ड्रीमलाइनर मॉडल है, इसका ये पहला अवसर है जब किसी विमान को एक बड़ी घातक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को 25 लाख रुपए का अंतरिम भुगतान करेगी। यह जो राशि है मूल कंपनी टाटा सन्स के द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ रुपए मुआवजे के अतिरिक्त है, मतलब मुआवजा ठीक ठाक दिया जाएगा। भारत की कुछ अन्य जो भीषण हवाई त्रासदियां हैं उन्हें देख लीजिए। सबसे पहले 1996, तो जो 1996 की घटना है उसे देखिए, चरखी दादरी मध्य आकाश टक्कर। तो भारत की ये अब तक की सबसे घातक विमान दुर्घटना है, जिसमें 2 विमानों की टक्कर से कुल 349 लोगों की मृत्यु हो गई थी। दूसरा 1985 में एयर इंडिया बम कांड। तो मॉन्ट्रियल, लंदन, दिल्ली, मुंबई उड़ान AI-182 ये एक आतंकवादी बम विस्फोट था, जिससे अटलांटिक महासागर में विस्फोट हुआ और दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 329 यात्रियों की जान गई। तीसरा कौन सा है, 1978 एयर इंडिया मुंबई दुर्घटना। तो मुंबई से दुबई जा रही एयर इंडिया फ्लाइट 885 बोइंग 747 ये समुद्र में गिर गई, जिसमें सभी 213 लोग मारे गए। आगे देखिए 2010 में मैंगलोर विमान दुर्घटना। तो दुबई से मैंगलोर आने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट 812 लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त हुई और इसमें 158 यात्रियों की मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ अन्य दुर्घटनाएं हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। फ्लाइट रिकॉर्डर के बारे में यहाँ बताया गया है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग उपकरण होता है, जिसे विमानों में लगाया जाता है, जिससे कि विमान दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करने में मदद मिल सकती है। इसे आमतौर पर क्या बोलते हैं, तो ब्लैक बॉक्स। हालांकि ये जो है ब्लैक बॉक्स इसका नाम है, लेकिन इसका रंग कैसा होता है, तो नारंगी होता है। ठीक है, आगे देखिए, यह डिवाइस जो है 2 प्रकार की होती है। पहला फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसे FDR कहते हैं। दूसरा है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसे CVR कहा जाता है। ये नारंगी कलर का होता है, जिससे कि दुर्घटना के बाद इसे आसानी से खोजा जा सके। और इसकी जो खासियत है वो क्या है कि यह 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर को झेल सकता है और 3400 ग्राम तक की टक्कर सह सकता है। ठीक है, तो अगर इस जी को कुछ और कहते होंगे तो आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए, केंद्र सरकार ने दी जातीय जनगणना की अनुमति। तो जातीय जो कास्ट बेस्ड सेंसस है, इसकी अभी अनुमति मिल गई है। इस पे लोग बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। तो देखिए, जातिगत जनगणना से आशय है देश भर के विभिन्न जाति समूहों की आबादी का सर्वेक्षण करना। यह एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय अभ्यास है। स्वतंत्रता के बाद 1931 के जनगणना के बाद से जातिगत जो आंकड़े हैं वो नियमित जनगणना में शामिल नहीं किए गए थे। अब केंद्र सरकार ने आगामी जनगणना 2027 में जातियों की गणना करने का जो ऐतिहासिक निर्णय है वो लिया हुआ है, जिससे सामाजिक न्याय की नीतियों को नई दिशा मिल सकेगी। इसके बारे में हमें क्या जानना है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी जनगणना है ना, यानी कि जो सेंसस है वो संघ सूची का विषय है। तो हमारे संविधान की जो अनुसूचियां हैं उसमें आप देखिए 7वीं अनुसूची में 3 तरह की सूचियों की बात की गई है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की जाती है। तो उसी सूची के तहत आप देखें कि जो जनगणना है वो संघ सूची का विषय है। कहाँ पे बात इसकी की जाती है, तो संविधान के अनुच्छेद 246 में, और सूची 69, कौन सी सूची, 7वीं अनुसूची के सूची 69 में। ठीक है, जनगणना अधिनियम 1948 एवं नियम 1990 के तहत इसे प्रबंधित किया जाता है। 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान किए जाने की जो अधिसूचना है वो जारी की गई थी।
तो 16 जून 2025 को भारत की जनसंख्या की जो जनगणना है 2027 इसी के दौरान इसको मतलब जारी किया जाएगा या इसके लिए जारी किया गया। आगे देखिए, यह जनगणना 2 चरणों में होगी। पहला कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे जो हिमालयी क्षेत्र हैं उसमें 1 अक्टूबर 2026 से, और फिर बाकी जो देश है पूरा देश उसमें 1 मार्च 2027 से जो हमारी जनगणना है वो स्टार्ट होगी। ये डेट थोड़ा याद रख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से स्टार्ट होगी और जो अन्य देश का हमारे हिस्सा है वो 1 मार्च 2027 से वहाँ ये जनगणना स्टार्ट होगी। अगली जो हमारी खबर है वो है चिनाब रेल पुल विश्व का सर्वाधिक ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज बना है। ठीक है, तो चिनाब रेलवे पुल भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित चिनाब नदी पर बना एक रेलवे पुल है। यह विश्व के सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज है, मतलब कि रेलवे कौन सा ब्रिज है, आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 359 मीटर है नदी तल से। यह पुल की लंबाई कितनी है तो 1315 मीटर है। यह पुल भारतीय रेलवे की ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, जिसे USBR परियोजना कहा जाता है, उसका महत्वपूर्ण भाग है। यह पुल 8 रिक्टर स्केल तक के भूकंप तक मतलब कि 8 रिएक्टर तक का भूकंप तथा लगभग 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाओं का सामना करने में सक्षम है। काफी मजबूती से इसको कुल मिला के बनाया गया है। इस ब्रिज को लगभग 120 वर्ष तक बने रहने के लिए निर्मित किया गया है, वो तो समय बताएगा। यह भारतीय इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या जानना है, तो 6 जून 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चिनाब रेलवे पुल का उद्घाटन किया गया। इस पुल को कोंकण रेलवे कारपोरेशन और भारतीय संस्थानों जैसे IITs तथा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सहयोग से निर्मित एवं विकसित किया गया है। और इस पुल में स्ट्रक्चरल स्टील का उपयोग किया गया है, जिससे यह 10 डिग्री से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर को सहन कर सकता है। इसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग के लिए सबसे अत्याधुनिक टेक्ला सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे डिज़ाइन और निष्पादन में उच्च स्तर की सटीकता संभव हो। तो इसको थोड़ा टेक्ला वाला ध्यान रखिए। आगे देखिए, तो इसमें जो है कितनी लागत वगैरह आ रही है, तो 1486 करोड़ रुपए आ रही है। इसका उद्देश्य क्या है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। रियासी जिले में बक्कल और कौरी के मध्य बना यह आर्च ब्रिज कटरा से बनिहाल तक के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क बनाता है। तो किसके मध्य बनाएगा, ये देख लीजिए, कटरा से बनिहाल तक। चिनाब रेल पुल जो है वो एफिल टावर से लगभग 35 मीटर अधिक ऊंचा है, यानी कि एफिल टावर से भी ऊंचा है। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की द्वारा इस ब्रिज को बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की गई थी। मतलब 2003 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसके बारे में सोचा गया था, मंजूरी मिली थी, अभी जाकर के ये मतलब पूर्ण हुआ है। तो आगे देखिए, ध्यातव्य है कि इसी दिन प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज, जिसे अंजी ब्रिज कहा जाता है, इसका भी उद्घाटन किया था। अब हम देखेंगे विश्व के अन्य जो सर्वाधिक ऊंचे रेलवे ब्रिज हैं वो कौन से हैं। तो सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला है दादुहे रेलवे ब्रिज चुआनजांग। तो इसका नाम ही देख करके लग रहा है कि ये चाइना का ही होगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 380 मीटर है। और लेकिन ध्यान क्या रखना है कि ये कोई आर्च ब्रिज नहीं है। दूसरा नाजीहे रेलवे ब्रिज, और ये कहाँ का है, तो ये भी आप देखिए चाइना का ही है। उसकी ऊंचाई कितनी है तो 310 मीटर है। तो वैसे भी सारे बड़े बड़े जो कारनामे हैं चाइना के द्वारा ही किए जाते हैं। सॉरी। तीसरा देखिए जियांगजीहे रेलवे ब्रिज, और ये भी चाइना का ही है, 298 मीटर। और तीसरा के बाद चौथा देखिए बोईपानजियांग रेलवे ब्रिज किंगलोंग, और ये भी चाइना के किंगलोंग में है, 295 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलिए घाटमपुर जो ताप विद्युत परियोजना का इकाई 1 है, इसको देखिए। तो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया ये, क्योंकि अपने यूपी से संबंधित बात है। ठीक है, तो जो घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थापित होगी। और ये क्या है, तो यह एक प्रमुख कोयला आधारित सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र है। यह 1980 30x660 मेगावाट क्षमता वाली परियोजना केंद्र सरकार के उद्यम NLC इंडिया लिमिटेड एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार UPRVUNL के संयुक्त उपक्रम द्वारा विकसित की जाएगी। कौन कौन इसको विकसित करेगा, ध्यान रखना है, NLC और UPRVUNL।
आगे देखिए क्या हमारे लिए याद करने वाली चीज़ें हैं। तो 30 मई 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना 3x660 मेगावाट की इकाई 660 मेगावाट ये राष्ट्र को समर्पित किया गया है। केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने जुलाई 2016 में इस परियोजना को मंजूरी प्रदान की थी। इसे नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम कंपनी जो है वो संचालित कर रही है, और जिसमें एनएलसी इंडिया की 51% तथा यूपीआरवीयूएनएल की 49% जो भागीदारी है वो होने वाली है। घाटमपुर परियोजना से उत्पन्न विद्युत के क्रय हेतु राज्य विद्युत निगमों से समझौते किए गए हैं। लगभग 75% बिजली उत्तर प्रदेश को मिलेगी, बाकी जो है 25% बिजली असम राज्य को ये आवंटित की गई है। ताज़ा आधिकारिक जो अनुमान है इसके अनुसार परियोजना की कुल लागत देख रहे हैं 21,780.94 करोड़ रुपए है। इस परियोजना की जो शेष 2 इकाइयां हैं 2026 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है। तीनों इकाइयों के पूर्ण संचालन पर संयंत्र प्रतिवर्ष लगभग 14,000 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा। आगे देखिए, इस परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु झारखंड राज्य के दुमका जिले में स्थित पचवारा साउथ कोल ब्लॉक आवंटित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन 2025। तो 31 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में पार्टिसिपेट किया गया। यह योजना मालवा की प्रसिद्ध महारानी, तो ध्यान रखना है कहाँ की महारानी थी, मालवा की थी देवी अहिल्याबाई। इनकी जो है 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया गया। तो कौन सी जयंती थी? 300वीं जयंती थी। कहाँ की महारानी थी? तो मालवा की थी। क्या हमारे लिए जानने योग्य चीजें हैं? तो सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी के द्वारा देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट तथा 300 रुपये मूल्य का एक विशेष सिक्का जो है वो जारी किया गया। 300 रुपये के सिक्के पर अहिल्याबाई होलकर का चित्र उत्कीर्ण किया गया है। 300 रुपये मूल्य वर्ग का जो सिक्का है वो भारत के सिक्का इतिहास में पहली बार जारी हुआ है, जिसे कोलकाता टकसाल के द्वारा ढाला गया है। तो ध्यान रखिएगा, कोलकाता टकसाल ने ढाला है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान किया है। यह राष्ट्रीय पुरस्कार एक महिला कलाकार को जनजातीय लोक एवं पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार बस्तर की जनजातीय महिला किनको दिया गया है? डॉक्टर जयमती कश्यप को प्रदान किया गया। तो ठीक है, जो महिला होलकर अहिल्याबाई होलकर अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो बस्तर की एक जनजातीय महिला हैं जिनका नाम है डॉक्टर जयमती कश्यप, इनको प्रदान किया गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को वर्तमान महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के जामखेड़ तहसील में चौंडी गांव में हुआ था। शासनकाल 1767 से 1795 तक रहा। उन्होंने लगभग 30 दशकों तक 30 नहीं ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, लगभग 3 दशकों तक मालवा पर न्यायपूर्ण कुशल एवं शासन किया था। तो इसी वजह से हमें ध्यान रखना है। अहिल्याबाई के द्वारा राज्य की बागडोर संभालते ही अपनी राजधानी इनकी राजधानी का नाम क्या था? महेश्वर, नर्मदा तट पर जो कि स्थित थी, इसको साहित्य, संगीत, कला एवं उद्योग के केंद्र के रूप में विकसित किया। जो देवीबाई अहिल्याबाई होलकर हैं, इन्हें 18वीं शताब्दी में स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह निषेध जैसे विचारों के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने राज्य में महिला सेना इकाई बनाकर महिलाओं को शस्त्र व प्रशासन का जो प्रशिक्षण है वो दिलवाया था। इतिहास में उन्हें उस शासिका के रूप में याद किया जाता है जिसने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने, महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिलाने और विधवा विवाह का समर्थन करने जैसे कदम उठाए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है देवीबाई होलकर को माना जाना चाहिए। चलिए आगे देखिए, प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना 2024 में प्रारंभ किया था, जो कि महिला उद्यमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो ये सारे एक एक पॉइंट इसमें काम के हैं। कौन सी स्कीम है ये? तो कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर महिला स्टार्टअप योजना कब स्टार्ट हुई है? 2024 में। किसके द्वारा? तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इंदौर का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका नाम भी उन्हीं के सम्मान में रख दिया गया है। दार्शनिक महारानी की उपाधि से सम्मानित अहिल्याबाई का 13 अगस्त 1795 को निधन हुआ था। तो दार्शनिक महारानी के नाम से भी इनको जाना जाता था। आगे देखिए, अगली जो खबर है वो कौन सी है? तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना।
तो ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना 2 राज्यों कौन कौन से, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है। तो सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि एमपी और महाराष्ट्र की संयुक्त पहल है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों में भू जल स्तर बढ़ाकर सिंचाई एवं पेयजल आपूर्ति को सुदृढ़ करना। इसके बारे में हमें क्या जानना है, तो 10 मई 2025 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के द्वारा ताप्ती बेसिन मेगा परियोजना और को संयुक्त रूप से क्रियान्वित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसमें हस्ताक्षर किए हैं। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना परंपरागत बांध निर्माण से हटकर भू जल पुनर्भरण द्वारा जल संरक्षण को प्रोत्साहित करती है। अगला देखिए, इस परियोजना के तहत ताप्ती नदी की 3 धाराओं का विकास कर अतिरिक्त वर्षा जल को भू जल पुनर्भरण किया जाएगा। अगला जो पॉइंट है, इसीलिए ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना को अधिकारियों द्वारा विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना कहा गया है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी भूजल पुनर्भरण योजना है। आगे देखें कि TBMRP कृषि एवं पेयजल दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ करने के लिए डिजाइन की गई है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर एवं खंडवा जिले की बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार एवं खालवा तहसीलों को लाभ मिलने वाला है। तो ये जो नेपानगर है वो किस लिए प्रसिद्ध है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हमारे देश के विभिन्न एग्जामों में, ठीक है। तो नेपानगर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ये आप मुझे कमेंट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए, महाराष्ट्र के अकोला, बुल्ढाणा, अमरावती आदि जिले इससे लाभान्वित होंगे। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज योजना में टोटल 31.13 TMC जल का उपयोग होगा और जिसमें मध्य प्रदेश को 11.76 TMC जल मिलेगा तथा जो महाराष्ट्र है इसको 19.36 TMC जल जो है वो आवंटित किया जाएगा। ये सब नहीं पूछा जाएगा, वो तो जानकारी के लिए दे दिए हैं। परियोजना में एक निम्न बांध लो डायवर्जन वियर बनाया जाएगा जो कि खरिया गुटी घाट जिला खंडवा मध्य प्रदेश एवं अमरावती महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। तो ये भी मेरे ख्याल से नहीं पूछा जा सकता। देखिए, भारत सरकार इसकी की जो लागत है उसका 90% वहन करेगी, जबकि शेष 10% वित्तीय भार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार को मिलकर के उठाना है। तो ज़्यादातर पैसा कौन दे रहा है, भारत सरकार। ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश की हालिया वर्षों की तीसरी प्रमुख अंतर्राज्यीय नदी जल परियोजना है। इसके पहले कौन सी थी, तो सब ये वाला पूछा भी जा चुका है, केन बेतवा लिंक परियोजना। तो इसके पहले जो थी वो थी केन बेतवा लिंक परियोजना। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के बीच पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना थी जिसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरी ये भी पूछी जा चुकी है, नाम क्या है, पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य है, जिसे संशोधित कर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP के साथ जोड़ दिया गया है। आगे देखिए, ताप्ती जिसे तापी कहा जाता है मध्य भारत की एक प्रमुख पश्चिम वाहिनी नदी, यानी कि पश्चिम की ओर इसका जो प्रवाह है वो है। यह मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलती है, बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वतों से निकल करके 724 किलोमीटर तक जो है अपनी यात्रा तय करती है। तो ध्यान रखना है कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र के सतपुड़ा पर्वत से, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सतपुड़ा पर्वत से ये जो नदी है वो निकलती है। नर्मदा के बाद ताप्ती जो है वो भारत की दूसरी सबसे लंबी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो जो स्टैटिक जीके है उसको भी ध्यान रखिए कि नर्मदा के बाद ये दूसरी ऐसी नदी है जो सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है। कहाँ से निकलती है, तो सतपुड़ा पर्वत से निकलती है और बाद में फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी अरब सागर में अपना जो पानी है वो गिरा देती है। क्या आपको लगता है कि डेल्टा बनाती होगी, नहीं। जो भी नदियां पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं उनके द्वारा डेल्टा नहीं बनाया जाता है, एस्चुरी का निर्माण किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जो ताप्ती है या नर्मदा है ये सब एस्चुरी ही बनाती हैं। और जो ताप्ती नदी है इसकी सहायक नदियों को भी देख लीजिए, बहुत हमसे पूछते हैं एग्जाम में। तो ताप्ती की जो सहायक नदियां हैं कौन सी है, पूर्णा, गिरना, पंजरा, अनेर आदि, ठीक है। तो इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं फिर से देखिए, पूर्णा, गिरना, पंजरा और अनेर हैं। अगली जो खबर है वो है पहलगाम से युद्ध विराम तक। तो इसको देखिए, तो पहलगाम हमला याद है ना देखिए, 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के शांत पहलगाम पर्यटन क्षेत्र में हुए एक भीषण आतंकी हमले ने पूरे भारत को झकझोर दिया।
हमले के लगभग 2 हफ्ते बाद भारत ने सूचनाओं की पुष्टि के बाद 6 से 7 मई 2025 की रात को एक प्रतिशोधी कार्रवाई शुरू की, जिसका कोड नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। मुझे लगता है हर किसी को एकदम जबान पे रटा होगा ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है। वर्ष 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हवाई हमले के बाद 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जो है वो प्रदर्शित किया गया, और ये भारत मतलब कि भारत अब आतंकी के घाव पर सीधे प्रहार करने से नहीं हिचकिचाएगा, यानी कि कुल मिलाकर के ये एक तरीके का प्रमाण दिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि भारत अब जो है चुप नहीं बैठेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि कौन सा नाम से चलाया गया था, तो ऑपरेशन सिंदूर 6 से 7 मई 2025 को चलाया गया। 2016 में एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और 2019 में भी बालाकोट हवाई हमले के बाद जो है एक मतलब स्ट्राइक की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और अभी तो आप लोगों को पता ही है कि 6-7 मई 2025 को क्या चलाया गया? ऑपरेशन सिंदूर। तो ये कोड नेम जो है वो पूछे जाते हैं। आगे देखिए कुछ स्मरणीय तथ्यों में कि पहलगाम जो घटना है उसके बारे में जानिए। तो 22 अप्रैल 2025 को लगभग दोपहर 2:45 बजे दक्षिण कश्मीर स्थित जो अनंतनाग जिला है उसके पहलगाम से लगभग 7 किलोमीटर दूर बैसरन घाटी के मैदान में स्वचालित हथियारों से लैस आतंकियों के एक समूह के द्वारा छुट्टियां मना रहे पर्यटकों पर अचानक जो है अंधाधुंध गोलीबारी की गई थी। तो ये तो घटना है कि कौन सी घटना घटी थी जिसके मतलब कि जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। हमलावरों ने गोली मारने से पहले पर्यटकों से उनकी धार्मिक पहचान की भी पूछताछ की थी। ये सारी चीजें कही जा रही हैं। इस हमले में टोटल 26 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें 25 भारतीय पर्यटक और एक नेपाली जो है नागरिक शामिल थे। हमले की जिम्मेदारी एक नए संगठन जिसका नाम क्या है? द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के द्वारा ली गई है, जिसे पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा का मुखौटा माना जाता है। तो पाकिस्तान तो एकदम मतलब उसका तो शायद काम ही है कि आतंकवाद को पनाह देना। आगे देखें, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हमले में शामिल 4 आतंकवादियों की पहचान की है। और आतंकवादी कौन है? मुझे नहीं लगता कि इनके नाम पूछे जाएंगे। देख लीजिए, अली भाई उर्फ तलहा तो पाकिस्तानी नागरिक हैं। आसिफ फौजी ये भी पाकिस्तानी नागरिक हैं। आदिल हुसैन ठोकर ये अनंतनाग के निवासी हैं। और एहसान जो कि पुलवामा के निवासी हैं। तो जाहिर सी बात है जब तक अपने घर का कोई नहीं आएगा तब तक बाहर से लोग हमला नहीं कर सकते। कहते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो वही कंडीशन है। जब तक अपने यहाँ से लोग नहीं जाते हैं तब तक बाहर वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो देखिए, आदिल हुसैन ठोकर ये अनंतनाग के ही निवासी हैं। एहसान पुलवामा के निवासी हैं, ठीक है। आगे देखिए, पहलगाम हमले को भारत ने अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला माना है और 23 अप्रैल को उच्च स्तरीय बैठक में कई सख्त फैसले इनके द्वारा लिए गए हैं। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS ने 23 अप्रैल 2025 को वर्ष 1960 की जो सिंधु जल संधि है स्थगित करने का औपचारिक निर्णय लिया गया था। तो हमसे पूछ सकते हैं, जाहिर सी बात है कि जो सिंधु जल समझौता है वो कब हुआ था? 1960 में हुआ था। किसकी जो है अध्यक्षता, मतलब कि किसने इसमें मध्यस्थता का काम किया था, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही एकीकृत चेक पोस्ट अटारी वाघा सीमा द्वारा मतलब कि द्वार को तत्काल प्रभाव से बंद करने का भी निर्णय लिया गया। तो किसको बंद किया जाएगा? अटारी वाघा सीमा द्वार को। सार्क वीजा छूट योजना जिसे SVES वीजा के तहत पाकिस्तानी नागरिकों की भारत यात्रा जो है मतलब करने के लिए दी जाती थी, उसको भी प्रतिबंधित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को तीनों सेना प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक में सशस्त्र बलों को पूरी छूट दे दी है कि वे हमले के दोषियों को दंडित करने हेतु उपयुक्त समय और स्थान चुन करके कार्रवाई करें। तो मतलब कि बंद करके उनके जो है एक एक बाल आराम से नोचते रहें और उनको दर्द देते रहें। चलिए, थल सेना, वायुसेना और खुफिया एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें हुई हैं जिसमें सीमा पार जवाबी कार्रवाई की योजना को अंतिम रूप दिया गया है। और इन जो बैठकें हैं इनकी परिणति क्या हुई? तो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानना है कि 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों के द्वारा ये जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। इस अभियान के तहत 9 लक्ष्य स्थलों पर एक साथ प्रहार किए गए और इसमें से 5 आतंकी ठिकाने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में थे, जबकि 4 लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर पंजाब प्रांत में चिन्हित किए गए थे। और वो कौन कौन से थे? तो बहावलपुर, मुरीद के, शाकरगढ़ और सियालकोट। आगे देखिए, ये सभी स्थान लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों के प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र या ठिकाने थे। फिर भी पाकिस्तान जो है वो बिलबिलाया हुआ था। यद्यपि जो मतलब कि भारत सरकार है उनके द्वारा जो भी हमला वगैरह किया गया था वो आतंकी संगठनों के प्रशिक्षण केंद्र पे किया गया, लेकिन पाकिस्तान एकदम बिलबिला उठा कि अरे ये क्या हो रहा है। चलिए आगे देखिए, भारतीय विदेश सचिव जिनका नाम क्या था? विक्रम मिस्त्री, इन्होंने स्पष्ट किया है कि इस
प्रति आक्रमण का लक्ष्य आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करके भविष्य के हमलों को रोकना था, ना कि कोई युद्ध भड़काना। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के हम लोग आतंकी ठिकानों को नष्ट करना चाहते हैं, हमारी मंशा युद्ध वगैरह की नहीं है। आगे देखिए, उधर पाकिस्तान के द्वारा प्रतिक्रिया में भेजे गए ड्रोन और सशस्त्र यानी कि यूएवी को मार गिराने के लिए भारत ने अपने बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय की। इस एयर डिफेंस ढांचे में थल सेना, नौसेना, वायुसेना के समन्वित सेंसर, मिसाइल एवं एंटी ड्रोन तकनीक, सॉफ्ट किल व हाई किल सॉफ्ट किल और हार्ड किल शामिल थे, जिसने पाकिस्तान पक्ष से हुई कई जवाबी कोशिशों ड्रोन हमला की लहर को विफल बनाया। आगे देखें कि भारत सरकार के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। और आगे देखिए, ढेर किए गए प्रमुख आतंकियों में कौन से जो है प्रमुख हैं, तो लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर खालिफ उर्फ अबू आक्शा शामिल था, जो कश्मीर घाटी में हथियारों की तस्करी और संचालन के लिए जिम्मेदार था। आगे देखें, लश्कर का ही एक अन्य शीर्ष प्रशिक्षक जिसका नाम था मुदस्सिर खाडियान खास उर्फ मुदस्सिर अबू जिंदाल, जिसे मुरीद के पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविर का प्रभारी माना जाता था, इस हमले में मारा गया है। जैश ए मोहम्मद से जुड़ा मोहम्मद हसन खान, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जैश के ऑपरेशनल प्रमुख का पुत्र था, इस हवाई हमले में निपट गया है। आगे देखिए, इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जारी विवरण के मुताबिक 1999 के IC 814 विमान अपहरण और 2019 पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में रहे यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदाशिर अहमद भी 7 मई की कार्रवाई में मार दिए गए। अगर आपको लग रहा हो कि हमारी स्पीड थोड़ा तेज़ है, तो आप चाहें तो थोड़ा स्पीड स्लो कर सकते हैं मोबाइल से। मेरी स्पीड थोड़ा तेज़ है ही, मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, तो अगर आप लोग कहेंगे तो अगली वीडियो में हम फिर थोड़ा स्लो बोलेंगे। लेकिन असली जो बात है वो यही है कि हम लोग पूरा का पूरा जो वीडियो है, वीडियो का मतलब है कि पूरा का पूरा जो हमारे घटना चक्र की दृष्टि में दिया हुआ है वो लोग मतलब कंप्लीट कर लें। और आपको पता है 230 पेज की है, तो 230 पेज की है, अगर हम लोग एक एक शब्द को मतलब एक एक मिनट में पढ़ेंगे तो फिर ये कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। अपने पास इतना टाइम भी नहीं है, 27 को एग्जाम है। ठीक है, तो चलिए देखिए, 7 मई को ही पाकिस्तान ने बनियान अल मरसूस नाम से जवाबी ऑपरेशन चलाने का दावा किया, जिसके तहत सीमावर्ती भारतीय सैन्य ठिकानों को ड्रोन व मिसाइलों से निशाना बनाने की जो कोशिशें हैं वो हुई हैं। तो पाकिस्तान के द्वारा क्या चलाने की बात की गई है, बनियान अल मरसूस। ठीक है, इस दौरान देश के कई सैनिक एवं जवान शहीद हो गए। कुल 9 शहीद सिकंदर राउत, शहीद राम बाबू, शहीद दीपक चिंगखम, शहीद सुरेंद्र सिंह मोगा, शहीद मोहम्मद इम्तियाज, शहीद पवन कुमार, शहीद सुनील कुमार, शहीद मुरली नायक, शहीद दिनेश कुमार शर्मा जी हैं। ठीक है, और युद्ध विराम की प्रक्रिया और जो शर्तें हैं उन्हें देख लीजिए। तो सीमा पर बढ़ते हताहतों और दोनों परमाणु संपन्न देशों में युद्ध जैसे हालात ने वैश्विक शक्तियों को चिंतित कर दिया। 10 मई 2025 को पाकिस्तानी सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन DGMO, जिनका नाम क्या था, मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, ने भारतीय DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को आपात हॉटलाइन कॉल करके युद्ध विराम यानी जो सीज फायर है उसका प्रस्ताव रखा था। इस बातचीत में पाकिस्तान अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के विदेश मंत्री, जिनका नाम क्या है, मार्को रूबियो, इन्होंने पाकिस्तान सेना प्रमुख से बात कर तनाव घटाने के लिए कहा है, अर्थात पाकिस्तान उच्च स्तर पर संघर्ष विराम के लिए तैयार था। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, अमेरिका के विदेश मंत्री, नाम क्या है इनका, मार्को रूबियो। आराम से पूछा जा सकता है हमसे अमेरिका के विदेश मंत्री का नाम क्या है, तो मार्को रूबियो है। युद्ध विराम की घोषणा व स्थिति, कई दौर की गुप्त वार्ताओं के बाद 10 मई की रात दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर युद्ध विराम की घोषणा की और दोनों पक्ष 10 मई 2025 को 17 बजे तथा 17 बजे IST तथा 16:30 PKT से प्रभावी होकर जमीन पर, हवा में और समुद्र में सभी फायरिंग और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए। तो ये 17 बजे क्या है बताइए जरा मुझे। तो आगे देखिए, प्रधानमंत्री ने 12 मई 2025 को शाम के 8 बजे अपने संबोधन में 4 सिद्धांत उद्घोषित किया, और वो 4 सिद्धांत कौन से हैं तो देख लीजिए, हो सकता है ये महत्वपूर्ण बन जाए। 4 सिद्धांत, पहला, जवाब जो है भारत की शर्तों पर दिया जाएगा। दूसरा, परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार्य नहीं होगा। तीसरा, आतंक शरणदाता राज्य सह आपराधिक माने जाएंगे। और चौथा, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। ठीक है, यानी अगर आप खून बहाएंगे तो हम पानी नहीं देंगे, कुल मिलाकर के। आगे देखिए, पाकिस्तान ने सीमा पर हमारे जिस एक BSF जवान, जिनका नाम क्या था, पूर्णम कुमार शाह को पकड़ लिया था, उसे 14 मई 2025 को छोड़ दिया गया। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान के द्वारा किन्हें पकड़ा गया था, तो पूर्णम कुमार शाह को पकड़ लिया गया था, फिर मजबूरी में उसको छोड़ना ही पड़ा पाकिस्तान को।
आगे देखिए 17 मई 2025 को केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जो जारी लड़ाई है इसके संदर्भ में 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया और 59 संसद सदस्यों वाले 7 समूह जिसमें टोटल 32 देश यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों सहित प्रमुख साझेदार देश जो है ये दौरा करेंगे। निम्नलिखित जो संसद सदस्य हैं 7 प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। कौन कौन है? शशि थरूर जो कि कांग्रेस से हैं, रविशंकर प्रसाद जो कि भाजपा से हैं, संजय कुमार झा जो कि जेडीयू से हैं, वैजयंत पांडा भाजपा से हैं और कनिमोझी करुणानिधि डीएमके से हैं, सुप्रिया सुले ये एनसीपी से हैं और श्रीकांत एकनाथ शिंदे जो है वो शिवसेना से हैं। ठीक है, तो इसमें कांग्रेस से कोई नहीं है। आगे देखिए ऑपरेशन सिंदूर में जो प्रमुख भारतीय हवाई बल यानी IAF हथियार प्रणालियां यूज की गई हैं वो कौन सा है? तो सबसे पहला देखिए दसाल्ट राइफल लड़ाकू विमान। ठीक है, तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत इसको यूज किया गया है। दसाल्ट मतलब कि राफेल लड़ाकू विमान। आराम से पूछ सकते हैं ये दसाल्ट क्या है, ठीक है, या फिर ये स्पार्म जो शैडो है ये क्या है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो जो दसाल्ट राइफल है ये एक लड़ाकू विमान है। इसकी विशेषताएं देखिए तो SPECTRA इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे AESA रडार है। ठीक है, तो कुल मिला के ये एक रडार है। दूसरा कौन सा यूज किया गया? या CALP यानी स्पार्म शैडो क्रूज मिसाइल। तो ये क्रूज मिसाइल है, इसकी उत्पत्ति यूरोपीय MBDA से हुई है। तीसरा जो यूज किया गया वो है हैमर और हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। तो थोड़ा अजीब सा नाम है। तो इसकी उत्पत्ति फ्रांस यानी शाफरन से हुई है। फ्रांस की कंपनी है शाफरन। आगे देखिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल। तो जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है ये तो बहुत ही फेमस है। हमारे यहाँ जो अपर प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था 22 दिसंबर को, उसमें पूछा भी गया था ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के बारे में। और इसकी जो उत्पत्ति है वो भारत रूस के संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस और ब्रह्मोस एरोस्पेस से हुई है। ठीक है, तो ये ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। तो भारत और रूस का ये एक संयुक्त उद्यम है कुल मिलाकर के। भारतीय सेना जो हथियार प्रणालियां हैं वो कौन कौन से हैं, जो भारत के द्वारा बनाई गई हैं उनको देखिए। तो स्काई स्ट्राइकर लोटरिंग म्यूनिशंस, इसकी उत्पत्ति भारत और इजराइल एल्बिट सिस्टम और अल्फा डिजाइन के द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा है IAI हारोप लोटरिंग म्यूनिशंस, बड़ा अजीब सा नाम है, उत्पत्ति इजराइल भारत में निर्मित घटकों के साथ। अगला देखिए भारतीय वायु रक्षा जो प्रणालियां हैं पाकिस्तानी प्रतिशोध से बचाव के लिए जो यूज की गई हैं वो है S-400। तो S-400 जो है ट्रायम्फ सुदर्शन चक्र, अभी जो है ना S-400 का शायद नाम जो है चेंज करके उसको सुदर्शन चक्र कर दिया गया है। तो जो सुदर्शन चक्र है, कहीं मैंने देखा था कि सुदर्शन चक्र से कोई क्वेश्चन बना था कि उसमें कितनी तीलियां हैं, तो उसमें 4 तीलियां। ठीक है, सुदर्शन चक्र में। तो किसका चक्र है? तो भगवान विष्णु जी का है। इसकी जो उत्पत्ति है रूस में कि भारतीय सेना के लिए अनुकूलित इसको बनाया गया है S-400 को। अगला आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसकी उत्पत्ति भारत के DRDO के द्वारा की गई थी। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में जो सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना है वो, तब देखिए इस पूरे के पूरे खबर में आपको कहीं पर भी जो महिलाओं के बारे में बहुत चर्चा थी ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उनका नाम नहीं दिया गया। मेरे ख्याल से उनकी जो बात आएगी ना वो चर्चित महिलाओं में आएगी। ठीक है, तो हम लोग वहाँ देख लेंगे। अगर वहाँ भी उन्होंने नहीं बताया तो फिर हम खुद बताएंगे। तो अगला जो हमारा खबर है वो क्या है? तो उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना। तो ये तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग यूपी के हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना की जा रही है उसके बारे में देखिए। तो भारत सरकार सेमीकंडक्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन मोड में काम कर रही है। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम 76,000 करोड़ रुपए के तहत चिप निर्माण संयंत्र यानी फैब एवं असेंबली टेस्ट यूनिटों को इसमें वृत्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस हेतु दीर्घावधि रणनीतियों के संचालन के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM की जो स्टार्टिंग है वो की गई है। इस मिशन यानी सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी के रूप में यह कार्य कर रहा है। यानी कि जो मिशन है ना वो सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है। इसके लिए हम इसमें कौन से हमारे लिए जानने वाले तथ्य हैं? तो 14 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत देश की 6वीं सेमीकंडक्टर यूनिट यानी अर्धचालित यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की जो मंजूरी है वो प्रदान की है। इस यूनिट की जो स्थापना है वो HCL यानी हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड एवं फॉक्सकॉन कंपनियां मिलकर के यमुना एक्सप्रेस के औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम लोग ईडा कहते हैं, इसमें जेवर एयरपोर्ट नोएडा के नजदीक करेंगी। ठीक है, तो कौन सी कंपनियां इसको मिलकर के बना रही हैं? तो HCL और फॉक्सकॉन।
आगे देखिए, HCL जो एवं फॉक्सकॉन दोनों क्रमशः भारत और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियां हैं। यानी कि फॉक्सकॉन कहाँ की है, तो फॉक्सकॉन तो जो है वो ताइवान की कंपनी है। यह यूनिट मोबाइल फोन, लैपटॉप, PC, ऑटोमोबाइल जैसे डिस्प्ले संबंधी उपकरणों के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेंगी और इस यूनिट को 20,000 वेफर्स प्रतिमाह उत्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ये जो संयंत्र है वाणिज्यिक उत्पादन कब मतलब स्टार्ट कर देगा, तो 2027 तक, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो सेमीकंडक्टर की बात की जा रही है वो 2027 तक अपना काम जो है स्टार्ट कर देगा। आगे देखिए, अन्य जो 6 स्वीकृत सेमीकंडक्टर इकाइयां हैं कौन कौन सी हैं, तो पहली है हमारी माइक्रोन ATMP जो कि गुजरात के साणंद में है। मेमोरी चिप्स असेंबली टेस्ट संयंत्र, 22,500 करोड़ रुपए का निवेश, मंजूरी कब मिली थी, जून 2023 को। टाटा PSMC फैब है कि कैब है, फैब है, और ये कहाँ पे लगाया जा रहा है, धुलेरा गुजरात में। 28 nm लॉजिक चिप फैब्रिकेशन फैक्ट्री, 91,000 करोड़ रुपए की लागत और मंजूरी फरवरी 2024 को। ताइवान की साझेदारी में ये भारत की पहले AI समर्पित सेमीकंडक्टर फैब है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कुछ पहला होता है ना तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत की ये पहली AI समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है। नाम क्या है, टाटा PSMC, ठीक है। कहाँ पे लगाया जा रहा है, धुलेरा गुजरात में। अगला कौन सा है, TSAT यानी टाटा ATMP, मोरीगांव असम में लगाया जा रहा है। उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट, फ्लिप चिप एवं ISIP तकनीक, 27,000 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी मिली है फरवरी 2024 में। और ये पूर्वोत्तर भारत का पहला चिप प्लांट मतलब की है, और सेक्टर ऑटो EV आदि, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि पूर्वोत्तर भारत का जो पहला चिप प्लांट है वो कौन सा है, TSAT, मैंने इसको TSAT करके याद करके रखा है, मोरीगांव असम में लगाया जा रहा है, ठीक है। अगला CG रेनेसांस स्टार्स OSAT गुजरात के साणंद में लगाया जाएगा। त्रिपक्षीय संयुक्त संयंत्र है। 76,000 करोड़ की मंजूरी मिली है, कब, तो मतलब कि फरवरी 2024 में। आगे है काइनेस सेमीकॉन OSAT गुजरात के साणंद में। तो आप ज़्यादातर देखिए गुजरात के साणंद में ही लगाए जा रहे हैं। भारतीय कंपनी के द्वारा पैकेजिंग यूनिट, 3300 करोड़ रुपए की मंजूरी कब मिली थी, सितंबर 2024 में। आगे देखिए ईडा में जो लग रहा है HCL और फॉक्सकॉन फैब, तो अभी हमने देखा ना ईडा यूपी में डिस्प्ले ड्राइवर चिप निर्माण संयंत्र है। 3700 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है, कब, मई 2025 में। और ये उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट यानी फॉक्सकॉन का भारत में यह पहला चिप निवेश है, ध्यान रखना है। और फॉक्सकॉन कहाँ की कंपनी है, तो मतलब कि ताइवान की है। तो ये हमारे लिए मतलब कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा 13 मई 2025 को रेनेसांस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के 2 उन्नत डिजाइन केंद्र कहाँ पे, नोएडा में, बेंगलुरु में जो लगाए जा रहे हैं, इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। तो किसने किया है, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। कहाँ पे, नोएडा में, बेंगलुरु में। अगला, ये केंद्र भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर चिप डिज़ाइन का काम करेंगे। यानी कि जो केंद्र लगाया गया है यह भारत में पहली बार 3 नैनोमीटर तकनीक पर चिप डिज़ाइन का काम करेगा। देश के लिए एक तकनीकी छलांग है। हम 7 nm व 5 nm डिज़ाइन कर चुके थे, लेकिन 3 nm पर अभी कार्य करना बाकी था, तो यही काम अब स्टार्ट होगा। अगला देखिए, जन सुरक्षा योजना के 10 वर्ष, तो 2015 से 2025 यानी कि टोटल 10 साल पूरे हुए। अर्थात जो जन सुरक्षा योजना है वो 2015 में स्टार्ट की गई थी, 2025 में उसके 10 साल पूरे हुए हैं। तो 10 साल जब पूरा होता है तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत में सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लक्ष्य से 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने 3 महत्वाकांक्षी जन सुरक्षा योजनाओं का शुभारंभ किया था। कौन कौन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ठीक है। इन योजनाओं का अभिप्राय क्या था, समाज के निम्न आय एवं असंगठित वर्ग जो अब तक बीमा पेंशन जैसे सुरक्षा से वंचित थे, उन्हें मामूली प्रीमियम या योगदान पर जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा एवं नियमित पेंशन जैसी जो सुविधाएं हैं वो प्रदान करना। तो कौन कौन सी योजना थी इसमें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो ये सब की कैसी योजनाएं हैं, सुरक्षा योजनाएं हैं कुल मिलाकर के। क्या हमारे लिए जानने वाली चीजें हैं, तो 9 मई 2025 को तीनों सामाजिक सुरक्षा जन सुरक्षा योजनाओं के 10 वर्ष पूरे होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो इसका मतलब है कि ये तीनों योजनाएं 10 मई 2015 को स्टार्ट की गई थी। अप्रैल 2025 तक PMJJBY और PMSBY और MPY के अंतर्गत क्रमशः 23.6 करोड़ यानी कि 51
करोड़ और 7.6 करोड़ जो है अधिक से भी ज़्यादा नामांकन किए गए हैं। मेरे ख्याल से ये नहीं पूछा जाता। फिर आप देखिए ये जो है PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है उसके अंतर्गत 9 लाख से अधिक परिवारों के लिए 18,398 करोड़ बीमा राशि प्रदान की गई है। दूसरा क्या है PMSBY, तो प्रधानमंत्री ये कौन सा है यस से बीमा योजना, एक सेकंड देख लेते हैं कुछ गलत क्यों बताएं, तो सुरक्षा बीमा योजना, सॉरी यस से याद ही नहीं आ रहा था। तो प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है इसके तहत आप देखें 51 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया। तो कितने लोगों ने? 51 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिला है। और 1.57 लाख परिवारों को 3,121 करोड़ की सहायता राशि भी प्रदान की गई है। और ये क्या है क्या है APY, मेरा तो और ही दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो APY योजना के तहत क्या है? तो ये अटल पेंशन योजना जो है APY मतलब क्या हुआ? अटल पेंशन योजना। इसके तहत 7.6 करोड़ लोगों ने इसमें नामांकन कराया जिससे उन्हें बुढ़ापे में नियमित पेंशन जो है इसकी सुविधा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना के तहत कितने लोग लाभान्वित हुए हैं? 7.6 करोड़। और जो हमारी प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना है उसके सहित उससे लाभ लेने वाले 51 करोड़ है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से 9 लाख से भी अधिक जो परिवार हैं उनको लाभ मिला है। तो हम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं सबको लाभ मिल रहा है, हम ही लोग कहाँ, हम लोग भारत देश के हैं कि नहीं? हमें तो आज तक कोई लाभ ही नहीं मिला। आगे देखिए, अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 10.66 करोड़ महिलाएं नामांकित हैं, जिसमें से 7.08 करोड़ जो नामांकन है वो PM जन धन योजना के खाता धारकों के हैं। ठीक है, आगे देखिए, अप्रैल 2025 तक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 23.68 करोड़ महिलाएं हैं, जिसमें 17.12 करोड़ प्रधानमंत्री जन धन योजना यानी PMJDY खाता धारक नामांकित हैं। अटल पेंशन योजना में लगभग 47% महिलाएं हैं, जो कि महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी को भी दर्शा रहा है। अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए, मतलब कि ये ना ईयर मिलाने के लिए आ जाता है। तो चलिए, पहला कौन सा है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसको ना शॉर्टवा में भी याद रखना है कि PMSYM 2019 में स्टार्ट की गई थी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। दूसरा, व्यापारियों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए यानी PS ट्रेडर्स 2019 में श्रम और रोजगार मंत्रालय। जो PM किसान है ये वाली स्कीम का फायदा सबको मिल रहा है। PM किसान 2019 में स्टार्ट की गई थी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना PMVY 2017 में स्टार्ट की गई थी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। अगला, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017 में स्टार्ट की गई थी वित्त मंत्रालय के द्वारा LIC के माध्यम से। इन सब का स्कीम का ईयर जरूर याद रखना है। फिर देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन 2013 में आया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 2005। ये वाला क्वेश्चन ना कई बार पूछा गया है। जननी सुरक्षा योजना, मतलब सबने पूछ रखा है इसको। तो जननी सुरक्षा योजना जिसे हम JSY कहते हैं 2005 में स्टार्ट किया गया था स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। अगला है हमारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी कि NSAP 1995 में स्टार्ट किया गया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए, ये है स्क्रीनशॉट। ठीक है, ऐसा आप इसका स्क्रीनशॉट करके क्रॉप करके रख लीजिएगा। खैर, मैंने इसका जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी भेजा हुआ है। आगे देखें, प्रधानमंत्री जो जीवन ज्योति बीमा योजना है इसके बारे में। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये एक बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु हो जाने पर जीवन बीमा जो कवर है वो प्रदान करती है। उल्लेखनीय है 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति जो भाग लेने वाले बैंकों डाकघरों के खाता धारक हैं वे इसमें शामिल हो सकते हैं। आगे देखें, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 साल से 50 वर्ष की आयु समूह के सभी ग्राहकों को 2 लाख रुपए का 1 वर्षीय टर्म जीवन कवर जो है वो प्रदान करती है। यद्यपि इसमें प्रत्येक ग्राहक को प्रति वर्ष 436 रुपए प्रीमियम देय होगा, जो ग्राहक के बैंक अथवा डाकघर के खाते से स्वतः ही काट लिया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में जानिए। तो प्रधानमंत्री जो सुरक्षा बीमा योजना है ये एक दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की मृत्यु अथवा दोनों आंखों की पूर्ण और अपूर्णीय क्षति या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि हानि पर जो बीमा की राशि है वो 2 लाख रुपए जो है दी जाती है। यद्यपि एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूर्णीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि होने पर बीमा की राशि 1 लाख, यानी कि 2 आंख जाएगी तो 2 लाख मिलेंगे। अगर 1 आंख जा रही है तो 1 लाख मिलेंगे, मतलब 1 लाख
एक आँख की कीमत है कुल मिलाकर के। आगे देखिए, इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के जो व्यक्ति हैं वो जो है इसमें शामिल होंगे और प्रतिवर्ष 20 रुपये प्रीमियम उनको देना होगा, मतलब कि 1 साल में 20 रुपये आपको देना पड़ेगा। अटल पेंशन योजना भी, इसके बारे में भी जान लीजिए। तो अटल पेंशन योजना जिसे APY कहते हैं, भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए एक केंद्रीय मतलब कि श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है, ठीक है। तो जो बेचारे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं उनके लिए ये योजना है। और देखिए आगे, भारत का कोई भी नागरिक हो जिस मतलब कि इसका जो मतलब बताया गया ना कि कौन कौन इस अटल पेंशन योजना के तहत भागीदार बन सकता है। तो भारत का तो पहली बार नागरिक होना चाहिए या ग्राहक जिसकी उम्र 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, अटल पेंशन योजना में वो शामिल हो सकता है। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मृत्यु पर्यंत 1000 रुपये प्रति माह से लेकर के 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की जो गारंटी है वो ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर दी जाएगी। अगली जो खबर है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या है? विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, नाम क्या है? वेब्स 2025, ठीक है। तो फिल्म, मीडिया, संगीत, गेमिंग और एनिमेशन जैसे रचनात्मक क्षेत्रों में आय अर्जित करने वाली अर्थव्यवस्था को क्रिएटिव अथवा ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। इसी आर्थिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए विश्व श्रव्य दृश्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025, जिसका नाम है वेब्स 2025, इसका आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में। गोवा में कौन सा किया गया था? मेरे ख्याल से 2024 वाला होना चाहिए। चलिए आगे देखिए, इसमें हमें क्या जानना है? तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट, तो वेब्स का फुल फॉर्म सबसे पहले कि क्या फुल फॉर्म होगा? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र का भारत सरकार द्वारा आयोजित पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन है। तो अगर पहला है तो मतलब कि इसके पहले कहाँ हुआ होगा? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे गोवा में हुआ था। खैर मुंबई में हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए, मेरे जैसे आप कंफ्यूज मत होइए। खैर चलिए, यह पहला आयोजन 1 से 4 मई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। सम्मेलन की परिकल्पना कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, रचनाकारों को जोड़ना, देशों को जोड़ना मूल मंत्र के साथ की गई थी। यानी कि ये जो मतलब कि रचनाकारों को जोड़ना, देश को जोड़ना, मूल मंत्र, तो मूल मंत्र जरूर ध्यान रखना है। वेब्स का मूल मंत्र क्या रहा है? तो देश को जोड़ना और रचनाकारों को जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र दिवस के दिन इस भव्य दिवस का जो है उद्घाटन किया, जिसमें 100 से अधिक देशों के कलाकार, नव प्रवर्तक, निवेशक और नीति निर्माता एक वैश्विक प्रतिभा एवं रचनात्मकता के परिवेश में उपस्थित हुए। वेब्स 2025 का आयोजन भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से किया है। भारत ने वेब्स मंच से वर्ष 2029 तक $50 अरब के M&E बाजार को साकार करने का लक्ष्य रखा है। और भारत पैवेलियन 1470 वर्ग मीटर कला से कोड तक थीम के साथ भारत की प्राचीन स्टोरी टेलिंग परंपरा से लेकर आधुनिक मीडिया विकास की यात्रा को 4 अनुभागों श्रुति, कृति, दृष्टि यानी क्रिएटर स्लीप में दिखा रहा था। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। सबसे पहले तो थीम याद रखनी है। थीम क्या है? कला से कोड तक। और दूसरा क्या करना है? ये जो विकास की यात्रा है इसको 4 अनुभाग, और वो 4 अनुभाग कौन सा है? श्रुति, कृति, दृष्टि, क्रिएटर स्लीप, ये सारी चीजें इसमें दिखाए गए हैं। सम्मेलन के तहत ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें 77 देशों के द्वारा भागीदारी दी गई है। तो ध्यान रखना है, इसी सम्मेलन में ग्लोबल मीडिया डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है। फिर हम देखेंगे सम्मेलन के दौरान भारत सरकार ने भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी IICT की स्थापना को औपचारिक रूप प्रदान किया। मुंबई में स्थापित हो रहा यह राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र विशेष रूप से AVGC यक्षार सेक्टर को समर्पित होगा। वेब्स 2025 की एक विशिष्ट उपलब्धि क्रिएट इन इंडिया चैलेंज सीजन 1 का भव्य समापन रहा है। न्यूजीलैंड के स्क्रीन कैंटरबरी संस्थान व भारतीय फिल्म इंडिया स्क्रीन कलेक्टिव ने मिलकर न्यूजीलैंड में प्रथम भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित करने का जो प्रस्ताव है वो रखा। और भारतीय कंपनी जिसका नाम क्या है? OML यानी ओनली मच लाउडर और रूस की गाज़प्रोम मीडिया के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक उत्सव व सह उत्पादन कॉमेडी संगीत शो पर MOU की बातचीत आरंभ होने की घोषणा हुई है। कोरिया की कंपनी CJENM और अमेजन प्राइम वीडियो के बीच साझेदारी की घोषणा भी इस मंच पर की गई है, जिसके तहत प्रीमियर कोरियाई कंटेंट के वैश्विक वितरण पर सहमति बनी। और इसके अलावा एक ऐतिहासिक इंडो ब्रिटिश फिल्म सहयोग की नींव
रखते हुए देवी चौधरानी नामक फिल्म को भारत की पहली भारत यूके आधिकारिक सह निर्मित फिल्म घोषित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इस पूरे में यही है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि पहला है मुंबई के, महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ है, और इसमें देवी चौधरानी नामक जो फिल्म है इसको भारत की पहली भारत यूके आधिकारिक सह निर्मित फिल्म जो है वो घोषित किया गया है। इस पूरे में मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। अगला देखें, नई शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र विवाद। तो जो मतलब कि त्रिभाषा फॉर्मूला है वो तो अभी से नहीं, हमेशा से ही विवाद में रहा है। तो अभी देखेंगे अभी जो नई शिक्षा नीति आई है उससे में कौन सा इनके द्वारा विवाद लाया गया है। तो फरवरी मार्च 2025 में समग्र शिक्षा अभियान, जिसे हम SSA और PM श्री यानी योजनाओं के तहत तमिलनाडु को मिलने वाली लगभग 2152 करोड़ रुपए की जो राशि है, नई शिक्षा नीति 2020 को ना स्वीकारने के कारण इसको रोक दिए जाने से इस नीति के त्रिभाषा सूत्र को फिर से राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु का जो जोर है वो शिक्षा के माध्यम से तमिल और अंग्रेजी पर है, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 जो है वो अपने त्रिभाषा फॉर्मूले में कहती है कि मातृभाषा और अंग्रेजी के अलावा तीसरी भाषा कोई भी भारतीय भाषा हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो हिंदी हो। तो जो तमिलनाडु के लोग हैं यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत के लोग हैं वो लोग या तो तमिल बोलना चाहते हैं यानी कि केवल या तो तमिल का नॉलेज रखेंगे या फिर अंग्रेजी, मतलब अंग्रेजी को वो मान लेंगे लेकिन अपनी भारत की किसी अन्य भाषा को बिल्कुल भी वो मान्यता नहीं देना चाह रहे हैं, स्पेशली हिंदी से तो जैसे उनको सख्त नफरत है। अब भाषा को क्यों इतना जो है मतलब नापसंद किया जा रहा है ये तो वो लोग जाने, उनकी क्या मेंटालिटी है। हम लोग तो सोचते हैं कि हर तरह की भाषाएं आती रहें। भारत इतना विविधता वाला देश है तो जितनी भाषाएं आपको आ रही हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा है। खैर चलिए आगे देखते हैं। हमारे लिए जानने वाली बात क्या है कि संसद की शिक्षा अस्थायी समिति ने भी 26 मार्च 2025 को पेश रिपोर्ट में इस निधि स्थगन को असंवैधानिक तथा संघीय भावना के विरुद्ध बताया है। लेकिन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने साफ साफ कहा है कि जब तक तमिलनाडु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को नहीं स्वीकार करेगा तब तक जो फंड है वो नहीं जारी किया जाएगा। सही किया है, मैं तो यही कहूँगी बहुत सही काम किया है। आगे देखिए, केंद्र सरकार के इस निर्णय से यह मसला न्यायिक से अधिक वित्तीय हो गया है। पहला देखिए कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं ना MK स्टालिन, इन्होंने इसे भाषाई ब्लैकमेल बताया है। मतलब कि उनको लग रहा है कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो उनके ऊपर हिंदी को थोपना चाह रहे हैं। ठीक है, आपको हिंदी को नहीं मतलब कि एक्सेप्ट करना है और किसी अन्य भाषा को एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन नहीं, उनको तो केवल और केवल अंग्रेजी से प्यार है, या तो फिर तमिल, या तो तमिल चाहिए या तो फिर अंग्रेजी चाहिए, या तो यही दोनों चाहिए। आगे देखिए, यद्यपि सुप्रीम कोर्ट ने अपने 12 मई 2025 को दिए गए निर्णय में स्पष्ट कर दिया कि किसी राज्य को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट तो और ही टांग अड़ाता रहता है। नई शिक्षा नीति 2020 का जो है परिचय देख लीजिए। तो जब नई शिक्षा नीति आई थी ना तो उत्तर प्रदेश पीसीएस ने इससे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, एक तो कौन से समिति की सिफारिश पर ये आई थी ये भी पूछा था, और जो उसमें त्रिभाषा नहीं, उसमें जो मतलब कि आधार है बताए गए हैं ना कि मतलब जो ईयर बताए गए हैं प्राथमिक शिक्षा के और जो मिडिल वाली शिक्षा और जो हमारा जो है मतलब कि हाई स्कूल इंटर वाली जो एजुकेशन है उसको लेकर के ईयर बताया गया था। अभी यहाँ पे हो सकता है आगे दिया हो। चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल के लिए 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अनुमोदित नई जो शिक्षा नीति है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में शिक्षा क्षेत्र का तीसरा बड़ा सुधार है। यानी कि इसके पहले भी 2 आ चुकी हैं। 2 कौन सी हैं आपको पता है कि नहीं? अभी यहाँ पे बताया गया है सर। आगे देखिए, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली, तो ये अध्यक्षता ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। 2020 में आया था, तो 2020 या 21 वाले में पूछा गया था। तो इस समिति के द्वारा तैयार की गई इस नीति का जो लक्ष्य रखा गया है वो है 2040 तक वैश्विक ज्ञान यानी महाशक्ति बनना है। ठीक है, तो जो विश्व गुरु बनने का सपना 2040 तक के लिए रखा गया है वो यही है। आगे देखिए, जो नई शिक्षा नीति है इसमें मातृभाषा स्थानीय भाषा को प्राथमिकता देते हुए जो त्रिभाषा फॉर्मूला है उसमें बल दिया गया है। इसके अनुसार जो पहली भाषा है वो मातृभाषा या स्थानीय या कोई भी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, दूसरी अंग्रेजी या कोई अन्य भारतीय भाषा, तीसरी कोई अन्य भारतीय भाषा, गैर हिंदी भाषी राज्यों के लिए हिंदी एक विकल्प है। यानी कि अगर आप लोग गैर हिंदी भाषी, जैसे दक्षिण भारत में गैर हिंदी भाषी लोग हैं, तो उनके लिए एक हिंदी विकल्प के रूप में रखी गई है कि आप इसको जो है अपने यहाँ पढ़ा सकते हैं, बच्चों को इसके बारे में जानना चाहिए। आगे देखिए, भारतीय संविधान में भाषा से जुड़े जो प्रावधान हैं उन्हें देख लिए। तो अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी, ये है। ठीक है, पूछ लेंगे आपसे। हमारे यहाँ बहुत आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, एक साइड आर्टिकल दे देंगे, एक साइड इसमें कौन सा प्रावधान है मैच करो आप।
और दूसरा कौन सा है, अनुच्छेद 210, तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा अनुच्छेद 343, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो जो संघ की भाषा है वो हिंदी होगी और जिसकी लिपि देवनागरी होगी, ये कहाँ पे बताया गया, अनुच्छेद 343 में। अनुच्छेद 344 क्या कहता है, तो राजभाषा के संबंध में जो आयोग बनाए जाने की बात है वो आपको 344 में मिलेगी। अनुच्छेद 345, तो राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं आपको मिल जाएंगे। अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य या संघ के बीच जो पत्र आदि की राजभाषा है वो क्या होगी, वो आपको अनुच्छेद 346 में बताया गया है। अनुच्छेद 347, तो किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में जो विशेष उपबंध है वो यहाँ पे किया गया है। अनुच्छेद 348, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग किए जाने वाली भाषा क्या होगी, ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 349, तो भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। आगे अनुच्छेद 350, तो शिकायतों के निवारण हेतु प्रयोग की जाने वाली भाषा, जबकि अनुच्छेद 350 का ये हमारे यहाँ पूछा जा चुका है, क्या है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो शिक्षा दी जाए इसकी जो सुविधा दी गई है वो कहाँ पे दी गई है, अनुच्छेद 350 में दी गई है, अनुच्छेद 350 के काम में दी गई है। 2024 के अपर प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है ये। आगे देखिए अनुच्छेद 350 खा क्या कहता है, तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी जो है रखे जाने की बात की गई है इसमें। और अनुच्छेद 351, तो हिंदी भाषा के विकास और प्रसार के लिए संघ के कर्तव्यों का जो वर्णन है वो यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, विजिंझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया गया है। और चलिए देखिए, ये जो विजिंझम बंदरगाह है तिरुवनंतपुरम केरल में अरब सागर तट पर स्थित है। अपनी भौगोलिक स्थिति की बदौलत ये दुनिया के व्यस्ततम शिपिंग मार्गों यानी पूर्व पश्चिम और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री गलियारे के बेहद निकट है, जो इसे व्यापारिक रूप से अत्यंत रणनीतिक बनाता है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने 2 मई 2025 को विजिंझम अंतर्राष्ट्रीय डीप वाटर बहुउद्देशीय जो बंदरगाह है इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। स्मरणीय तथ्य क्या है, तो विजिंझम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर मतलब की शिपमेंट है। तो क्या है ये, विजिंझम देश का पहला समर्पित डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट है और यह भारत के कुछ गहरे प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक है, जिसकी प्राकृतिक गहराई लगभग 20 मीटर, कुछ स्थानों पर 24 मीटर तक है। इसकी जो प्रारंभिक क्षमता है वो लगभग 10 लाख TEU प्रति वर्ष है, जिसे आगे चलकर चरणबद्ध विस्तार द्वारा लगभग 72 लाख TEU सालाना तक बढ़ाया जाएगा। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी MSC यानी मेडिटेरेनियन शिपिंग कंपनी ने अपने यूरोप एशिया रूट के जेड व ड्रैगन सेवाओं में विजिंझम को शामिल किया है, जिससे यह सीधे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन श्रृंखलाओं से जुड़ गया है। विजिंझम बंदरगाह के मतलब कि पहले चरण का जो विकास है वो 8867 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया गया है। पूर्ण परियोजना 4 चरण की है, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है, जिसे चरणबद्ध तरीके से 2028-29 तक खर्च किया जाएगा। यानी कि 20,000 करोड़ एक ही बार में नहीं खर्च होगा, 2028-29 तक चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है उसे। आगे देखिए, पहले चरण के वित्तीय ढांचे में केरल सरकार, अडानी समूह व केंद्र सरकार सभी साझेदार रहे हैं। लगभग 5,595 करोड़ रुपए राज्य सरकार द्वारा, 2,454 करोड़ रुपए अडानी पोर्ट्स तथा लगभग 817.8 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में प्रदान किया गया है। संचालन संबंधी जो अनुबंध है इसके तहत अडानी पोर्ट्स बंदरगाह का संचालन प्रबंधन 2060 तक करेगा, यानी कि अडानी पोर्ट्स के द्वारा इसका जो संचालन है वो किया जाएगा। आगे देखिए, भगवत गीता एवं नाट्यशास्त्र यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल। तो इस तरह का क्वेश्चन तो एकदम भर भर के पूछा जाता है हमारे यहाँ। तो कौन सी खबर है, खबर है कि जो हमारा भगवत गीता है वो और नाट्यशास्त्र, इसको यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को ने वर्ष 1992 में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो विश्व भर में मूल्यवान जो पुरालेख है यानी वैल्यूएबल मतलब कि आर्चीव होल्डिंग्स हैं उनको और पुस्तकालय संग्रहों यानी कि लाइब्रेरी कलेक्शंस का संरक्षण करना। ठीक है, और इनके व्यापक प्रचार को सुनिश्चित करना। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में अप्रैल 2025 में भारत की 2 अमूल्य प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं इनको संरक्षित किया गया है। और वो कौन सा है, एक तो भगवत गीता है और दूसरा भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है वो। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन गया, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है, भरत मुनि की।
स्मरणीय तथ्य क्या है? तो स्मरणीय तथ्य है अपना यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की 17 अप्रैल 2000 को हुई पेरिस बैठक में विश्व की 74 नई दस्तावेजीय धरोहरों को इस रजिस्टर में जोड़ा गया है, जिससे अब टोटल जो प्रविष्टियां हैं वो कितनी हो गई हैं? 570। ठीक है, तो यूनेस्को की जो कार्यकारी बोर्ड है उसमें 17 अप्रैल 2025 को पेरिस में जो बैठक हुई थी ना, उसमें 74 नए दस्तावेज जो है जोड़ दिए गए और इसी के साथ जो यूनेस्को की ये सूची है उसमें 570 प्रविष्टियां हो चुकी हैं। इस बैठक में भारत की प्राचीन और अमूल्य जो धरोहर है, जिसे हम भगवत गीता कहते हैं, और नाट्यशास्त्र, इनकी पांडुलिपियों को भी शामिल किया गया है। अब यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी जो प्रविष्टियां हैं, इनकी संख्या कितनी हो गई है? टोटल 11। यानी कि मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में भारत की टोटल कितनी प्रविष्टियां हो चुकी हैं? तो 11 हो गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जबकि यूनेस्को के एशिया प्रशांत, जिसे हम YOWCAP कहते हैं, इसके क्षेत्रीय रजिस्टर में भारत से जुड़ी प्रविष्टियों की संख्या कितनी है? मात्र 3। ठीक है, तो आगे देखिए, दोनों पांडुलिपियां मूलतः संस्कृत भाषा में रचित हैं, जो प्राचीन भारत की शास्त्रीय भाषा है। ये पांडुलिपियां पुणे महाराष्ट्र स्थित भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी, जिसे हम लोग बोरी कहते हैं, वहां पे संरक्षित है, जो दुर्लभ पांडुलिपियों के सबसे बड़े संग्रहों में से एक संस्थान है। श्रीमद् भगवत गीता प्राचीन भारत का एक दार्शनिक और धार्मिक ग्रंथ है, जिसमें 700 श्लोक और 18 अध्याय हैं। श्रीमद् भगवत गीता महाकाव्य महाभारत के छठे खंड भीष्म पर्व के अध्याय 23 से 40 का हिस्सा है। यह युद्ध क्षेत्र संवाद है, जहां अर्जुन और भगवान कृष्ण के मध्य कुरुक्षेत्र युद्ध से पूर्व संवाद होता है। और इसे किसके द्वारा संकलित किया गया है? ये तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही, वेद व्यास जी के द्वारा। नाट्य शास्त्र क्या है? तो ये भारतीय प्रदर्शन कलाओं, नृत्य, नाटक, संगीत पर लिखित पहली विस्तृत जो है ग्रंथ माने जाते हैं। इसकी रचना किसने की थी? तो भरत मुनि जी के द्वारा की गई थी। यूनेस्को के अनुसार यह ग्रंथ लगभग 2री शताब्दी ईसा पूर्व में संहिताबद्ध यानी कोडिफाइड किया गया था। नाट्य शास्त्र को प्राचीन परंपरा में नाट्यवेद या पंचम वेद कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आ गया है कि पंचम वेद की संज्ञा किसको दी जाती है? नाट्य शास्त्र को दी जाती है। किसने इसको लिखा था? तो भरत मुनि जी के द्वारा। और इसमें 36,000 श्लोकों का एक विशाल ज्ञान कोश है, जिसे गंधर्व वेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो बस एकदम एग्जाम वाला पॉइंट मिल चुका है क्या, कि नाट्य शास्त्र को अभी जो मेमोरी ऑफ है उसमें शामिल किया गया है। पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। नाट्य शास्त्र की रचना जो है वो कपिल मुनि जी के द्वारा नहीं की गई थी, भरत मुनि जी के द्वारा की गई थी। और इसे गंधर्व वेद भी कहा जाता है। पंचम वेद, गंधर्व वेद किसको कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को। भरत मुनि ने उसी ज्ञान को नाट्य शास्त्र के रूप में संकलित किया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। महाकुंभ 2025 तो सबसे ज्यादा चर्चित विषय। कौन कौन जो है चिमटा उमटा खा के आया है महाकुंभ से, जरा हमें बताएं तो। चलिए आगे देखें। तो महाकुंभ 2025 प्रयागराज। तो प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला 2025 आस्था, संस्कृति और मानवीय एकता का एक अभूतपूर्व संगम है। 12 वर्ष के अंतराल पर होने वाला यह आयोजन विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण समागम माना जाता है। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि तक चले 45 दिवसीय महाकुंभ में देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी संगम में आस्था में डुबकी लगाई। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में 4 स्थानों पे होता है। तो कौन से वो 4 स्थान है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तो ये कौन सी नदी के तट पे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आगे देखिए स्मरणीय तथ्य क्या है। तो 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक ये चला है। तो डेट तो पहले ही पता होना चाहिए कि 13 जनवरी 2025 को स्टार्ट हुआ है, 6 फरवरी 2025 को निपटा है, समाप्त हुआ है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य जो हमारी सरस्वती नदी है, उनके संगम पर पवित्र तट पर महाकुंभ जो है वो आयोजन किया जाता है। आगे देखिए, महाकुंभ 2025 में जो श्रद्धालु हैं, इनकी संख्या सबसे कि हर बार के रिकॉर्ड को एकदम तोड़ दी है। छप्पड़ फाड़ जो है श्रद्धालु आए हैं। और देखिए मेले की समाप्ति तक कुल 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की सहभागिता रही है। बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। अभी तक तो मैंने जहाँ जहाँ देखा था 44 करोड़ लोग बताया जा रहा था कि 44 से 45 करोड़ लोग आए, लेकिन यहाँ पे देखिए 66 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं की सहभागिता की बात की गई। मैं नहीं समझ पा रही हूँ लोग इसको काउंट कैसे करते होंगे कि 66 करोड़ श्रद्धालु आए हैं इस भीड़ में। आप मुझे बता सकते हैं कि कहीं नाम वगैरह दर्ज हो रहा था? कैसे जाने कि 66 करोड़ लोग आए। चलिए फिलहाल के लिए
आगे देखिए 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ मेले का उद्घाटन किया गया। पौष पूर्णिमा कल्पवास के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन पहला शाही स्नान था। यह महाकुंभ मेले में दान की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या जो कि दूसरा शाही स्नान माना जाता है। और 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी तीसरा शाही स्नान था। ठीक है, तो ये तीनों शाही स्नान याद रखना है। 12 फरवरी 2025 को माघी पूर्णिमा तथा 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के साथ जो महाकुंभ है वो समापन हुआ। तो महाशिवरात्रि कब थी? 26 फरवरी 2025 और इसी के साथ महाकुंभ समाप्त भी हुआ। आगे देखिए 16 से 18 फरवरी 2025 के मध्य प्रयागराज में अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कहाँ पे किया गया अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव का आयोजन? तो 16 से 18 फरवरी 2025 को प्रयागराज में ही। महाकुंभ 2025 के दौरान कुछ प्रमुख जो है रिकॉर्ड बनाए गए हैं, विश्व रिकॉर्ड, और वो कौन कौन से हैं? तो पहला देखिए, प्रथम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स गंगा सफाई को मिला, जिसमें 329 कर्मचारियों द्वारा एक साथ एक ही समय में गंगा सफाई अभियान का कार्य प्रारंभ किया गया। तो पहला तो ये है। दूसरा रिकॉर्ड क्या बना? तो जो दूसरा रिकॉर्ड है, महाकुंभ 2025 प्रयागराज मेला क्षेत्र के अलग अलग जोनों में एक साथ 19,278 सफाई कर्मियों ने मिलकर सफाई की एक और नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो कुल मिलाकर के सफाई का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। खैर आगे देखिए कौन सा है। तीसरा जो रिकॉर्ड बना है, महाकुंभ 2025 में लगभग 10,102 लोगों द्वारा बनाई गई विश्व की सबसे बड़ी हाथों की छाप जो पेंटिंग है उसको मिला है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में, इसको भी दर्ज किया गया। तो ध्यान से देख लीजिए तीसरा। ठीक है, ये सफाई वाला नहीं है। चौथा क्या है? तो मेरे ख्याल से यही रिकॉर्ड बने हैं। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि यद्यपि 80 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी ये कलाकृति एकता, सामाजिक सद्भाव और सामूहिक भावना का प्रतीक है। तो इसके बारे में बात हो रही है। महाकुंभ 2025 के दौरान 24 घंटे में टोटल 27,396 लोगों का सेंसोडाइन इंडिया द्वारा दांतों का ऑनलाइन परीक्षण का विश्व रिकॉर्ड बना है। भगवान, ये भी रिकॉर्ड बना है। देख लीजिए सेंसोडाइन जो मतलब कि मंजन है ना, हालांकि दांतों के लिए काफी ठीक मंजन होता है, मैं उसका प्रचार नहीं कर रही हूँ। चलिए आगे देखिए, कोका कोला इंडिया और SLMG बेवरेजेस द्वारा ठंडे पेय पदार्थों के सबसे बड़े अस्थायी प्रदर्शन 32,737 का भी विश्व रिकॉर्ड बना। तो बहुत सारे विश्व रिकॉर्ड बने हैं। आगे देखिए, महाकुंभ 2025 में सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड नहीं बन सका, क्योंकि इस प्रकार के वर्ल्ड रिकॉर्ड तभी दर्ज होते हैं जब वहां की सरकार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को अवगत कराती है कि यहाँ सर्वाधिक भीड़ का रिकॉर्ड बनेगा या बन सकता है। तो मतलब ये जो 66 करोड़ का आंकड़ा है, ये विश्व का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली सूची आती है ना, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सूची, उसमें शामिल नहीं हुआ। तो मतलब अच्छा नहीं हुआ, ये गलत हो गया हमारी सरकार के साथ। आगे देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महाकुंभ नगर में आयोजित बौद्ध महाकुंभ यात्रा का भी स्टार्टिंग जो है वो किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए 50,000 से अधिक पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल सहित 14,000 होमगार्ड और 2750 AI आधारित CCTV कैमरे लगाए गए। और प्रयागराज के बाद अगला जो कुंभ है वो कहाँ पे लगने वाला है? तो नासिक में लगेगा। कब लगेगा? 2027 में लगेगा कुंभ 2027। यहाँ पे गोदावरी नदी के तट पर आयोजित किया जाएगा। और वर्ष 2028 में जो है उज्जैन में पूर्ण महाकुंभ तथा 2033 में हरिद्वार में पूर्ण महाकुंभ लगने वाला है। तो देख लीजिए 2027 में कहाँ लगने वाला है? नासिक में। और 2028 में उज्जैन में, 2033 में लगेगा हरिद्वार में। ध्यातव्य है प्रयागराज में जो पिछला महाकुंभ है 2013 में लगा था, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में ये संपन्न हुआ था। ठीक है, तो हम लोग जब इंटर कर रहे थे तब का है। ध्यातव्य है कि कुंभ को 2017 में यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी गई है। तो याद रखिएगा इसको कि जो महाकुंभ है उसको 2017 में यूनेस्को के द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की संज्ञा दी गई है। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक कुंभ मेले का समय सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की ज्योतिषीय स्थिति का निर्धारण करता है। उसके निर्धारण से होता है, जिसे आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मज्ञान हेतु शुभ अवधि का संकेत माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि बृहस्पति के मेष राशि चक्र में प्रविष्टि होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में आने पर गंगा, यमुना और जो अदृश्य सरस्वती स्थल हैं प्रयागराज के पवित्र तट पर कुंभ का आयोजन होता है। आगे देखें, केंद्र सरकार के द्वारा मेले में कला ग्राम नामक जो सांस्कृतिक ग्राम स्थापित हैं वो किए गए थे, जहां शिल्प एवं लोक कला प्रदर्शनी, क्षेत्रीय व्यंजन स्टॉल और हस्तशिल्प बाजार के जरिए देश की कला संस्कृति को दर्शाया गया। इसी प्रकार एक विशाल उत्तर प्रदेश पर्यटन मंडप में राज्य के धार्मिक पर्यटन सर्किट, रामायण,
कृष्ण और बौद्ध जो झांकियां हैं वो लगाई गई थी। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, रामायण सर्किट, कृष्ण सर्किट और बौद्ध संकिट मतलब कि सर्किट, ठीक है। तो ये एक खबर रही। अगली खबर देखिए, आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को मंजूरी दी गई है। मैं फिर बता रही हूँ, मेरी स्पीड इसीलिए तेज है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जो है खबरें हैं। 230 पेज है, यानी कि जो हमारी बुक आई है उसमें आपको 230 मिलेंगे और एक पेज में ना आपको इस साइड भी प्रिंट हुआ है और इस साइड में, यानी कि एक ही पेज में लाइन बीच में खींच के दोनों साइड जो है प्रिंट किया गया है। तो आप समझिए कि अगर आप खबरों को देखेंगे तो मतलब बहुत सारी खबरें हैं और साल भर की खबरें हैं तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा रहेंगी ही। चलिए, तो आंध्र प्रदेश में जो अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण है इसको मंजूरी दी गई है। और चलिए देखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 341 एवं 342 राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति यानी एससी एवं अनुसूचित जनजाति एसटी सूचियों को अधिसूचित करने तथा संसद को ये सूचियां बनाने की शक्तियां प्रदान करता है। विदित हो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो हमारा 15(4) और अनुच्छेद 16(4) है, राज्य एवं केंद्र सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए सरकारी सेवाओं में सीटें आरक्षित करने में सक्षम बनाता है। उल्लेखनीय है कि 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के द्वारा संविधान में संशोधन किया गया और सरकार को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करने के प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए अनुच्छेद 16 में एक नया खंड क्या जोड़ा गया, अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया। हमारे लिए जानने वाली बात क्या है कि मार्च 2025 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नाम क्या है, एन चंद्रबाबू नायडू, इनकी अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राज्य में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण से संबंधित सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान की। इसी आयोग की सिफारिश को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने मार्च 2024 में संस्तुति प्रदान की थी। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने उपवर्गीकरण पर सेवानिवृत्त IAS अधिकारी जिनका नाम क्या है, राजीव रंजन मिश्रा, इनकी अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय आयोग को गठित किया और इसके पश्चात अप्रैल 2025 में आंध्र प्रदेश कैबिनेट के उपवर्गीकरण से संबंधित अध्यादेश को स्वीकृति प्रदान की। क्या होता है उपवर्गीकरण? तो सामान्य अर्थ में यदि उपवर्गीकरण की बात की जाए तो किसी श्रेणी को छोटी या अधिक विशिष्ट उप श्रेणियों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया है वही है। अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण में अनुसूचित जाति समूह को छोटी छोटी उप जातियों में विभाजित किया जाएगा। इसके माध्यम से शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का जो उचित वितरण है वो भी किया जाएगा। आगे देखिए, जो हमारी अगली की खबर है वो है पट्टेदा अंचू साड़ी को GI टैग मिला। तो GI टैग जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, तो हम इस बार GI टैग की बात करने वाले हैं। तो GI टैग में देखिए, सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए। क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, अर्थात भौगोलिक संकेतक। ठीक है, तो ये क्या है? तो किसी वस्तु का वह संकेत जो उसे एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है जहां उस वस्तु की विशिष्ट गुणवत्ता, ख्याति या अन्य विशेषताएं मुख्यतः उसके मूल स्थान के कारण होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो GI है यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, इसको बौद्धिक संपदा के एक रूप में मान्यता प्राप्त होती है। जो पेरिस कन्वेंशन 1883 में हुआ था उसके अनुच्छेद 1 के क्लॉज 2 में औद्योगिक संपदा के अंतर्गत उत्पत्ति के संकेत या भौगोलिक नाम भी शामिल हैं। और अनुच्छेद 10, हमारे अनुच्छेद नहीं, पेरिस कन्वेंशन के अनुच्छेद 10 में ऐसे मिथ्या स्रोत संकेतों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रावधान है। भारत जो विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य है, इसने भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एंड रजिस्टर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 अधिनियमित किया, जो कि 15 सितंबर 2003 से प्रभाव में आया हुआ है। हमारे लिए इसमें जानने वाली बात क्या है? सबसे पहले तो यही कि हमारे भारत देश का वो पहला उत्पाद कौन सा है जिसको GI टैग मिला था? तो ये दार्जिलिंग की चाय है। ठीक है, जिसे उसकी विशिष्ट खुशबू और स्वाद के लिए जाना जाता है। 2004 में ये भारत का पहला पंजीकृत GI उत्पाद बना था। हम लोगों के यहाँ तो केवल टाटा चाय आती है, महारानी चाय आती है। ये दार्जिलिंग की चाय तो हम लोगों ने भी देखी भी नहीं है, पीने तो दूर की बात है। खैर आगे देखिए, मार्च 2025 तक देश में कुल 658 उत्पादों को GI टैग यानी कि प्राप्त हो चुके हैं। मार्च 2025 तक देश में सर्वाधिक GI टैग किसके पास है? उत्तर प्रदेश। तो अपना यूपी भैया एकदम नंबर 1 पे है टैग के मामले में। तो GI टैग अभी उत्तर प्रदेश के पास कितने हैं? 77 GI टैग हैं। आगे देखिए, उसके बाद फिर तमिलनाडु और उसके बाद कर्नाटक का स्थान आता है। आगे देखिए, 28 मार्च 2025 को कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स द्वारा पट्टेदा अंचू साड़ी को भौगोलिक टैग प्रदान किया गया। और यह पारंपरिक सूती कपड़ा कहाँ का है? तो यही तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूती कपड़ा है और कर्नाटक के गजेंद्रगढ़ यानी कि गडक जिला का है। पट्टेदा अंचू साड़ी की पहचान चौड़े बॉर्डर और चेक डिजाइन से होती है। अगला देखिए, अगला जो हमारा कि अगली जो हमारी खबर है वो क्या है?
तो वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। तो आप देखिए अभी हम लोग केवल 10वें पेज पे पहुँचे हैं, ठीक है। कौन से पेज पे पहुँचे हैं? 10वें पेज पे पहुँचे हैं। टोटल कितने पेज हैं? 230 पेज हैं। तो मतलब 1.5 घंटे के आसपास हो रहे होंगे और अभी हम लोग केवल 10 पेज पे पहुँचे हैं। तो सोचिए कितना टाइम लगेगा इसमें। चलिए फिलहाल के लिए देखते हैं। तो वक्फ के बारे में देखेंगे। जो वक्फ संशोधन अधिनियम आया था 2025 में, तो वक्फ का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा अपनी चल या अचल संपत्ति को उन कार्यों के लिए स्थायी रूप से समर्पित करना जो मुस्लिम कानून के अनुसार धार्मिक, परोपकारी या पुण्य है। यह संपत्ति ना तो बेची जा सकती है, ना उपहार में दी जा सकती है और ना ही विरासत में बांटी जा सकती है। और एक बार वक्फ घोषित हो जाने पर संपत्ति हमेशा के लिए परोपकारी उद्देश्यों के लिए सुरक्षित रहती है। वक्फ, जिसका बहुवचन औकाफ होता है, अरबी भाषा का एक शब्द है जिसकी उत्पत्ति क्विफ से हुई है। वक्फ का विचार इस्लामिक कानूनों और परंपराओं का अभिन्न अंग रहा है। वक्फ की परंपरा का मुख्य आधार क्या रहा है? तो ये हदीसों में पाया जाता है, विशेषकर सही अल बुखारी 2737 हदीस जो वक्फ संस्था की नींव माना जाता है। इसमें हमारे लिए जानने वाली बातें क्या हैं? तो इस्लाम के आगमन और मुस्लिम शासन की स्थापना के साथ वक्फ की अवधारणा भारत में आई थी। वक्फ के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? इस्लामी काल। तो मुस्लिम शासन के दौरान वक्फ संपत्तियां केंद्रीय नियंत्रण में थी, जहां शासक सर्वोच्च प्राधिकारी हुआ करते थे। दूसरा जो टाइम आया, ब्रिटिश उपनिवेश काल, और ब्रिटिश शासन काल के दौरान वक्फ प्रशासन में विकेंद्रीकरण की दिशा में बदलाव आता है। अगला कौन सा है? तो स्वतंत्रता के पश्चात का काल। तो स्वतंत्रता के पश्चात का जो काल है उसमें आप देखें 1954 में पहला वक्फ अधिनियम पारित हुआ था, जिसके बाद 1959, 1964 और 1969 में संशोधन किए गए। 1984 में एक सीमित वक्फ संशोधन अधिनियम पारित किया गया था और 1995 में एक व्यापक वक्फ संशोधन जो अधिनियम है वो पारित किया गया। 2013 में इस अधिनियम में एक संशोधन पारित किया गया। सबसे नवीनतम जो वक्फ संशोधन विधेयक है वो 2024 में आया है और दोनों सदनों से पारित होकर के राष्ट्रपति की अनुशंसा प्राप्त कर वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 क्रमांक 14 बन गया। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025, तो ये डेट वगैरह एकदम बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए कि ये जो है 3 अप्रैल 2025 को लगभग 12 घंटे की बहस के बाद लोकसभा में पारित हुआ। अर्थात लोकसभा में पारित कब हुआ? तो 3 अप्रैल 2025 को, ठीक है, जिसमें 288 सदस्यों ने समर्थन किया और 232 ने विरोध किया, ठीक है। आगे देखिए 4 अप्रैल 2025 को ये राज्यसभा में भी पारित हुआ और 12 घंटे की चर्चा के बाद विधेयक को 128 मतों के समर्थन और 95 मतों के विरोध के साथ स्वीकृति मिली। अगला जो है वो है 5 अप्रैल 2025 और इस दिन क्या हुआ? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिससे यह अधिनियम बन गया। तो कुल मिलाकर के जो वक्फ संशोधन है वो पूरी तरह से कब मतलब कि पारित हो गया? तो ये 5 अप्रैल 2025 को हुआ। क्यों? क्योंकि जब तक मतलब कि राष्ट्रपति का जो है हस्ताक्षर नहीं होता, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं मिलती, तब तक ना कोई भी विधेयक अधिनियम नहीं बनता है। खैर 8 अप्रैल 2025 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा अधिसूचना जारी कर इस अधिनियम को प्रभावी किया गया। इसमें मुख्य क्या संशोधन किए गए हैं? तो अधिनियम की धारा 1 में संशोधन करके वक्फ शब्द को बदल करके क्या कर दिया गया है? एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास यानी कि उम्मीद, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट। आगे देखें इस धारा में 2 नए जो है प्रावधान जोड़े गए हैं। वक्फ जैसे उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्ट पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा, चाहे किसी भी न्यायालय का आदेश या डिग्री ही का निर्णय क्यों ना हो। धारा 3 जो है वो परिभाषाओं में ये नए शब्द जोड़े गए हैं। कौन से शब्द हैं? तो ए यानी आगा खानी वक्फ, और CA यानी कि बोहरा वक्फ, DA यानी कलेक्टर, और FA यानी सरकारी संगठन ऑर्गेनाइजेशन, FB यानी कि सरकारी संपत्ति गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और KA यानी कि पोर्टल एवं डाटाबेस। मेरे ख्याल से ये नहीं पूछा जाएगा, बहुत अजीब नहीं हो जाएगा अगर इसको पूछते हैं तो। अब सिर्फ लिखित दस्तावेज के आधार पर वक्फ जो है वो मान्य होगा। मौखिक वक्फ और मौखिक मुतलवी की जो नियुक्ति है वो अमान्य मानी जाएगी। आगे देखिए धारा 3R में किए गए संशोधन के अनुसार वक्फ समर्पणकर्ता को कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम का अनुयायी होना चाहिए और समर्पित संपत्ति का स्वामी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पड़ोसी की संपत्ति छीन करके आप उसको वक्फ में जो है दान करके चले आ रहे हैं। आगे देखें धारा 3RI यानी वक्फ बाय यूजर प्रावधान हटा दिया गया है। इसका अर्थ है अगर कोई संपत्ति लंबे समय तक धार्मिक, पवित्र या परोपकारी उद्देश्यों से प्रयोग की जाती रही है तो उसे वक्फ घोषित किया जा सकता है, चाहे उसके पास लिखित दस्तावेज, रजिस्ट्रेशन या म्यूटेशन ना हो। अब सिर्फ उपयोग के आधार पर यानी यूजर बेस्ड क्लेम किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई संपत्ति वक्फ बाय यूजर के रूप में 2025 के संशोधन अधिनियम के लागू होने के पहले पंजीकृत है तो उसका क्या होगा?
तो उसका वक्फ संपत्ति उसको मान लिया जाएगा, यदि वह संपत्ति विवादित या सरकारी नहीं है तो। अगर विवादित और सरकारी है तो नहीं माना जाएगा। आगे देखिए धारा 3R जो 4 है उसमें क्या है, तो वक्फ अलाल औलाद से मतलब संबंधित संशोधन। जब कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति का वक्फ अपनी संतान या वंशजों के लाभ के लिए करता है और साथ ही उसका कुछ हिस्सा धार्मिक या परोपकारी उद्देश्य के लिए रखता है तो इसे वक्फ अलाल औलाद कहते हैं। आगे देखें पुराने प्रावधान के अनुसार अगर वंश यानी सक्सेशन समाप्त हो जाए तो पूरी आय शिक्षा, विकास और जन कल्याण जैसे धार्मिक परोपकारी कार्यों में खर्च की जाती है। नए संशोधन के अनुसार अब जो संपत्ति है ना वो विधवा यानी विडो, तलाकशुदा महिलाएं, डाइवोर्स वीमेन और अनाथ यानी ऑर्फन्स के रख रखाव और भरण पोषण पर भी वक्फ की आय का जो है वो खर्च किया जा सकता है। नई धारा 3AI के अनुसार कोई व्यक्ति कभी तभी वक्फ बन सकता है जब वह संपत्ति का वैध मालिक हो और उसे समर्पित करने का अधिकार रखता हो। नई धारा 3A का क्लॉज 2 क्या कहता है कि वक्फ अलल औलाद यानी पारिवारिक वक्फ से महिला उत्तराधिकारियों सहित किसी भी वैध उत्तराधिकारी का अधिकार नहीं छीना जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब किसी स्त्री का आप अधिकार छीन करके उसको जा करके वहाँ पे दान कर देना, नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। नई धारा 3B1 और 2 के अनुसार क्या होता है, संशोधन अधिनियम लागू होने से पहले पंजीकृत हर वक्फ को 6 महीने के भीतर पोर्टल और डेटाबेस पर अपनी जानकारी दर्ज करनी होगी। यदि कारण उचित हो तो ट्रिब्यूनल एक बार और 6 महीने की मोहलत दे सकता है। धारा 3C क्या कहती है, तो इसके अनुसार कोई भी सरकारी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी, चाहे वह अधिनियम बनने के पहले या बाद में वक्फ घोषित की गई हो। आगे देखें धारा 4I क्या कहता है, धारा 4(1) क्या कहता है कि पहले की व्यवस्था के अनुसार वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण हेतु सर्वे कमिश्नर या सेटलमेंट कमिश्नर की नियुक्ति होती थी। यह अधिकारी राज्य में सर्वेक्षण का विशेषज्ञ होता था। अब सर्वे कमिश्नर का प्रावधान हटा दिया गया है तथा वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने की जो जिम्मेदारी है वो जिलाधिकारी यानी कलेक्टर को दे दी गई है। धारा 6 में औकाफ के विवाद से संबंधित जो संशोधन है वो है, पहले केवल शिया वक्फ या सुन्नी वक्फ का उल्लेख किया जाता था, अब आगा खानी वक्फ या बोहरा वक्फ शब्द है जो है वो जोड़ दिए गए हैं। धारा 6 एवं 7 में संशोधन कर ट्रिब्यूनल के निर्णय को क्या कर दिया गया है, अंतिम मानने का प्रावधान पूरे अधिनियम से आगे भी कई स्थानों पर हटाया गया है। इससे ट्रिब्यूनल के निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अपील की जो समय सीमा है वो 1 साल से बढ़ाकर के 2 साल की कर दी गई, यानी कि 2 साल के भीतर मतलब कि आप जो है अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल में चुनौती देने के लिए। वक्फ अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 2 को यथा संशोधित कर केंद्रीय वक्फ परिषद यानी काउंसिल के गठन के निम्नानुसार प्रावधान किया गया है। पहला, अध्यक्ष, तो वक्फ मामलों के लिए जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं यानी कि वो पदेन अध्यक्ष होंगे। दूसरा, कुल 3 सांसद इसमें सदस्य होंगे जिसमें से 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा से होंगे, ठीक है। और मुस्लिम समुदाय से नियुक्त जो सदस्य हैं उनमें आप देखें तो केंद्र सरकार के द्वारा 3 व्यक्ति जो देशव्यापी मुस्लिम संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हों वो होंगे, 3 वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष बारी बारी से और 1 मुतवल्ली जिसकी वक्फ संपत्ति की सकल वार्षिक आय 5 लाख रुपए से अधिक हो, और 5 जो है मुस्लिम कानून के प्रमुख विद्वान भी इसमें सम्मिलित होंगे। मतलब ठीक ठाक इसमें लोगों को रखा गया है। आगे देखें, 2 व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हों वो शामिल होंगे, 1 प्रसिद्ध वकील जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हो, 4 विशेषज्ञ व्यक्ति जो निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक हों। कौन कौन से वो क्षेत्र बताए गए हैं, प्रशासन या प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, इंजीनियरिंग या वास्तुकला या फिर चिकित्सा, ठीक है। आगे देखें, वक्फ मामलों से जुड़े केंद्रीय मंत्रालय या विभाग का एक अधिकारी जो संयुक्त सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर का होगा वो इसमें पदेन सदस्य होगा। विशेष प्रावधान क्या किया गया है, तो उपर्युक्त जो C बिंदु है इसके तहत नियुक्त किए गए सदस्यों में से 2 सदस्य महिलाएं होंगी। तो ध्यान रखना है कि 2 महिला सदस्य का होना इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। उपर्युक्त उपधारा में 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे पदेन सदस्यों को छोड़कर, यानी कि 2 गैर मुस्लिमों मतलब गैर मुस्लिम लोगों को भी इसमें जोड़ना अनिवार्य किया गया है। धारा 14 में संशोधन करके राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बोर्ड का गठन किया गया है। आगे देखें, अब राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए जो वक्फ बोर्ड बनेगा उसमें अधिकतम 11 सदस्य होंगे जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा नामित किया जाएगा। केंद्र या राज्य सरकार का कोई मंत्री इस बोर्ड में नामित सदस्य नहीं बनाया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा इसमें नामित किए जाएंगे। संशोधित धारा 17 के अनुसार अब वक्फ बोर्ड का प्रत्येक माह कम से कम 1 बार बैठक अनिवार्य होगी, और पहले की व्यवस्था में बैठकों की कोई मतलब की टाइम लाइन नहीं थी। धारा 20A जो वक्फ बोर्ड के अनुसार नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से हटाने की अनुमति देती थी, अभी इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
अब अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो चुनाव की जगह प्रत्यक्ष नामांकन यानी डायरेक्ट नॉमिनेशन के माध्यम से की जाएगी। वक्फ एक्ट 1995 की जो धारा 23 है इसको संशोधित कर दिया गया है और इसका जो संशोधित स्वरूप है वो क्या आया है, अब सीईओ पद के लिए किसी भी समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकता है, सिर्फ मुस्लिम होना इसके लिए अनिवार्य नहीं है। धारा 47(1) का जो क्लॉज ए है इसमें भी संशोधन किया गया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के अनुसार कि जिन वक्फों की शुद्ध वार्षिक आय 100,000 या उससे कम है उनके खातों में वार्षिक जो ऑडिट है वो की जाएगी। हालांकि ऐसे वक्फों में केवल 2% का चयनित ऑडिट किया जाएगा। जो हमारा मतलब कि वक्फ का धारा 47(1) का क्लॉज भी है इसमें क्या संशोधन किया गया है, तो जिन वक्फों की शुद्ध वार्षिक आय 100,000 से अधिक है उनके खातों की हर साल ऑडिट की जाएगी। और इसके साथ साथ क्या होगा, अब पहले की जो आय सीमा थी यानी 50,000 से बढ़ा करके इसको 100,000 तक कर दिया गया है। संशोधन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 की जो धारा 72(1) है इसमें क्या संशोधन किया गया है, तो वक्फ की शुद्ध वार्षिक आय का जो पहले 7% वक्फ बोर्ड को अंशदान यानी कंट्रीब्यूशन के रूप में देना होता था, अब 5% अंशदान देना होगा, लेकिन अधिकतम सीमा केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जा सकेगी। आगे देखें, धारा 72(7) संशोधन द्वारा बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा, ये शब्द हटा दिया गया है और जिससे मुतवल्ली को बोर्ड के निर्णय के खिलाफ अपील करने का अवसर मिलेगा। भारत में देखें टोटल 32 वक्फ बोर्ड हैं जो 23 राज्यों तथा 7 केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत हैं। तो इतनी ज़्यादा तो जो हम लोग कहानी पढ़ के आ रहे हैं उसके अलावा ये भी देखिए इसमें से उत्तर प्रदेश तथा बिहार में 2-2 वक्फ बोर्ड हैं, तो अपने यूपी में 2 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में सिया केंद्रीय वक्फ बोर्ड है, उत्तर प्रदेश में सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड है, बिहार राज्य में आप देखें सिया वक्फ बोर्ड तथा बिहार राज्य का सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो ये जो 4 हैं बिहार और यूपी में, इनको देख लीजिए, यानी कि एक सिया का है दूसरा सुन्नी का है। ध्यातव्य है वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के पोर्टल पर उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार भारत में वक्फ बोर्डों के पास स्थित जो टोटल संपत्ति है उसकी संख्या कितनी है, तो 88, 95, 86, चल संपत्ति 16, 716 तथा अचल संपत्ति 87, 28, 70, मतलब फोन नंबर के जैसे याद करिए। संपत्तियों की कुल यानी कि चल तथा अचल संख्या के आधार पर सर्वाधिक जो संपत्तियां हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, तो ये तो अपने यूपी में ही मिल जाएगी, सुन्नी केंद्रीय वक्फ बोर्ड के पास। और कितना है, तो 21, 71, 64, ठीक है, ये है। तो देख लेते हैं इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख, यानी कि 2,17,164, ठीक है। आगे देखिए, इस सूची में दूसरे तथा तीसरे स्थान पर क्रमशः पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड है 80, 80, 9 तथा पंजाब वक्फ बोर्ड है 75, 96, 5 के साथ। बहुत बड़ी कहानी थी ये तो सच में। तो बस करते हैं अभी। अब देखिए अगला जो है वो और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पहला पंचायत उन्नति सूचकांक आया है, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, इसको तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। खैर आज के लिए इतना ही रखते हैं, वरना आप लोग देखेंगे ही नहीं। अभी मेरा भी गला सूख रहा है, एक बार बैठे हैं रिकॉर्ड करने तब से लगातार रिकॉर्ड ही कर रहे हैं। तो चलिए ये रही आज की अपनी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार आप इसको ना एज अ रिवीजन आप देख लीजिए, मतलब आप खुद नहीं पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ रहा है, आप अपने कान में ईयरफोन लगा करके इसको पूरा सुन लीजिए। तो फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलें। कोई कॉमेंट है, मतलब कि आप किसी तरह का कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।